हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को हमारे का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? जल्दी बता दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो देखो भाई, अब हम आ गए हैं उस दौर में जहां पे अब हम ये वेक्टर वाला पोर्शन भी खत्म कर रहे होंगे, है ना। वेक्टर वाला पोर्शन भी खत्म कर रहे होंगे। और असाइनमेंट 2 ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों ने पहले डाउनलोड कर लिया होगा। असाइनमेंट 2 को मैंने रिप्लेस करा दिया है। पहले सिर्फ क्वेश्चन थे, अब उसको मैंने आंसर की के साथ अपडेट कर दिया है। बढ़िया एकदम, आंसर की के साथ अपडेट कर दिया है। ठीक है तो चेक कर लीजिएगा असाइनमेंट। असाइनमेंट 2 आंसर की के साथ अपडेट हो गया है। असाइनमेंट 2 वेक्टर 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 असाइनमेंट 2 असाइनमेंट 2 आंसर की के साथ अपलोड हो गया है। ठीक है, पहले वाला जो बनाया था आंसर की उसमें अपडेटेड नहीं थे, लेकिन अब उसमें आंसर की भी अपडेट हो गया है। तो आंसर की वाला चेक कर लीजिएगा, रिप्लेस करा दिया था मैंने। ठीक है, अब देख यार, मैं सारे सवाल किसी भी बुकलेट से या कहीं से नहीं देता हूं, उसमें से कम 60% सवाल नए होते हैं, आपको देख के पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले भी पढ़े होंगे, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी किए होंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि ये नया लैंग्वेज है, नई तरीके से लिखा गया है ना। तो कॉपी पेस्ट का काम नहीं होता, मैं सारी खुद बनाता हूं और मैं किसी से बनवाता भी नहीं हूं। मैं एक और बात बता दूं, सारे मैं खुद बनाता हूं। ठीक है, तो उसमें से अगर आपको दिख रहा होगा कि 40 50 60% क्वेश्चन, ठीक है, किताबों टाइप या उसमें मिस्टर फिजिक्स से या डीपीपी से मिलता जुलता होगा, लेकिन आपको 40% से 50% क्वेश्चन नए दिखेंगे। नए दिखते कि नहीं दिखते ये बता, एकदम नया बनाते हैं, कोई भी कहीं से सोर्स से नहीं उठाते हैं। नहीं तो पीडब्ल्यू का एक सोर्स है जहां पे 500-600 क्वेश्चन नहीं, 400 क्वेश्चन तो होंगे जो डीपीपी हम लोग देते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्शन होते हैं, लेकिन वहां से नहीं देते हैं। उसमें से आपको 40-50% एकदम नया दिख जाएगा, और नया दिखने के बाद कॉपी होता हुआ भी दिख जाएगा कहीं ना कहीं। तो चलता रहता है, ये लाइफ का प्रोसेस है, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे जितने भी लोग हैं, लगभग वेक्टर खत्म होने को आया है, और आपने बेसिक मैथ पूरा कर लिया होगा, बेसिक मैथ तो पूरा कर लिया होगा। हाँ सर, बेसिक मैथ तो हमने कर लिया। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बेसिक मैथ आपने कर लिया, उसको रिवीजन किया। रिवीजन करने के लिए आपको मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट बेसिक मैथ का रिवीजन और समरी लेक्चर दिया था। क्या वो आपने किया? समरी लेक्चर आपने किया? जल्दी बता दो। बेसिक मैथ का समरी लेक्चर कंप्लीट है। बेसिक मैथ का एक तो डिटेल समरी लेक्चर है और एक सिंपल समरी लेक्चर है। डिटेल की बात नहीं कर रहा हूं, वो बैकलॉग और मेजर रिवीजन के लिए है, लेकिन ये वाला तो सबको करना है। तो क्या तुमने बेसिक मैथ का समरी लेक्चर किया? जल्दी बता दो। ऑप्शन ए यस सर कंप्लीट है, देख लिया था। 1.5 घंटे का तो लेक्चर था, 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट का लेक्चर है। और कितने लोगों ने नहीं देखा है? बस ए और बी में ऑप्शन बता दो, इससे आइडिया लग जाता है। तो जो आपको मैंने ये लेक्चर दिया था बेसिक मैथ का, जो 1 आवर 10 मिनट के राउंड है, शायद 1 आवर 10 मिनट के राउंड है, ठीक है ना, 1 आवर 10 मिनट के राउंड है, वो आपने किया था या नहीं किया था? जल्दी बता दो। नो, क्यों नहीं किया था? 1 घंटे का तो समरी लेक्चर था, और उसको तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि सारी ही थ्योरी 100% थ्योरी पढ़ा दी है, और उसमें ध्यान से सुनना, और उसमें लगभग 30-40% क्वेश्चन करा दिए। सोचो 15 लेक्चर, लगभग 25 से 26 घंटे, 26 घंटे को 1 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया 100% थ्योरी के साथ, और 20-30-40% न्यूमेरिकल के साथ। कहां हो भाई? 1 घंटे 12 मिनट। हाँ, मुझे अब इतना याद नहीं था, लेकिन इसके अराउंड था, ये मुझे याद था। मतलब क्यों नहीं किया? सिर्फ 42% लोगों ने किया। अरे बाप रे, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करूंगा फिर। ये 42% लोग तो इतने सिंसियर हैं कि खुद भी पढ़ लेते, रफ में रिवीजन करके कर लेते। और ये जो आपके 58% लोग हैं, सीधा सीधी 58% लोग हैं, इनको पढ़ना ही नहीं है, तो मैं क्यों ही दे दूं लेक्चर? सुनना 15 लेक्चर को अगर कोई आदमी तुमको 1 घंटे 12 मिनट में 100% थ्योरी के साथ डिलीवर कर दिया, तो क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए? देखना तो चाहिए असल में कि कैसे कवर किया है। पता नहीं था? क्या बात कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो यार? कैसी बातें कर रहे हो कि पता नहीं था? मतलब क्या चल रहा है बैच में? तुम एक बार रात में चेक तो कर लिया करो, 10 बजे 8 बजे 6 बजे कि क्या क्या आया है क्या नहीं आया है। मतलब 1 घंटे 12 मिनट का जो लेक्चर हो तुमसे देखा नहीं गया। असाइनमेंट भी सॉल्यूशन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है यार। तुमने पढ़ लिया, कितना भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन 1 घंटे 12 मिनट, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, 1.25 कर लेना, वो 1 घंटे का हो जाएगा। आज पता है मैं एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट करने वाला था, लेकिन तूने मूड ही खराब कर दिया आते ही। अब मैं क्यों ही करूं मेहनत? और टाइम नहीं मिला, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो काम है वो तो मैं ईमानदारी से कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने बोला था
कि एक संघर्ष असाइनमेंट तो आपको मिलता ही है, संघर्ष असाइनमेंट तो आपको मिलता ही है, और जिसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। हाँ 4-5 होते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी तो मैं करा रहा हूं। अच्छा तुम ना इसमें 10 में से, मान लो एग्जांपल के लिए 10 सवाल लूं, 10 में से अगर तुम 4-5 भी कर लेते हो ना तो मोर देन सफिशिएंट है। 4 भी कर लेते हो तो 6 नहीं होते तुमसे, बस क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा अटेम्प्ट करके छोड़ दो, सॉल्यूशन से देख लो। अब मैंने तुमको असाइनमेंट दिया, तुमने 4-10 में से आउट ऑफ 10 या 2, 3, 4 ही बोल रहा हूं मैं, 3-4 तो कर ही ले हुए, 3-4 आउट ऑफ 10 कर लिया, और बाकी के 6-7 क्वेश्चन नहीं किए, पढ़ के छोड़ दो, थोड़ा समझ के छोड़ दो लैंग्वेज क्या है। उसके बाद सॉल्यूशन के बाद अगर तुमने 8 से 9 क्वेश्चन हो गए, अभी भी एक क्वेश्चन में डाउट है, कोई बात नहीं भाई, अगर तू इतना कर लिया ना, मैं गारंटी के साथ देता हूं, गारंटी के साथ बताता हूं कि कोई भी किताब उठा ले, कोई भी, एससी वर्मा भी कह रहा हूं मैं, अभी जैसे जैसा फिजिक्स आएगा तुमको पता चल जाएगा, एससी वर्मा भी कह रहा हूं मैं, कोई भी किताब में बोल रहा हूं, कोई भी किताब उठा ले, कोई भी मॉड्यूल उठा ले, कोई भी कुछ भी, कहीं से भी असाइनमेंट उठा ले, कहीं से कोई पेपर उठा ले, किसी भी कोचिंग का टेस्ट उठा ले, तुमको सवाल बाहर से नहीं दिखेगा, यहां से दिखेगा, ये गारंटी है। क्लास असाइनमेंट डीपीपी से बाहर कुछ नहीं दिखेगा तुमको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो टाइम को मैनेज भी मत करो, पढ़ाई को मैनेज मत करो, मैनेज बाकी के लाइफ को करो, कि जो तुम डेली लाइफ में कर रहे हो ना, वहां पे कहां समय खराब कर रहे हो उसको करो, ठीक है। चलो, और आज मैं तुमको महामंथन, जैसा कि मैंने बोला था आपको, महामंथन जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स टाइप या असर्शन रीजन टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, ठीक है, ये आज अपलोड करा दूंगा। और थोड़ा सा सिंसियरिटी से पढ़ो यार, मतलब सिर्फ 42% लोगों ने समझ लेक्चर देखा। अब देखना 1 घंटे का है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लोगे, लगभग 1 घंटे में खत्म हो जाएगा और सब कुछ रिवाइज करा दिया, तो ये देख लेना। और आज अब बेसिक मैथ का महामंथन सीट में अपलोड करा दूंगा। अब इस बेसिक मैथ के महामंथन में क्या होगा, ध्यान से सुनना, खुद बनाया मैंने इसको। अब इसमें क्या होगा सुनना, सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स देना है, 15-20 मिनट बैठोगे, आंसर की के साथ दूंगा, 30 से 35 से 40 मिनट लेंगे, आपको 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 40 या 50 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन दूंगा। उसको जब तुम करने जाओगे, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, उसका ट्रू फॉल्स आंसर दिया हुआ है, वहां से देख लो, बात खत्म, देख लो, बात खत्म, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, टाइम निकाल के सक्सेस मार्गदर्शन भी ले लूंगा। प्ले विद फिजिक्स का क्लास कितने लोगों ने कल किया था, ये बताओ। प्ले विद फिजिक्स का क्लास कितने लोगों ने किया था, ये भी नहीं कर रहे होगे तुम। प्ले विद फिजिक्स का क्लास कितने लोगों ने किया था। देखो, दूसरों से आगे निकलना है तो दूसरों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें ऐसे कंसेप्ट बता रहे हैं जिसमें कल जो मैंने सवाल किया था एकदम छोटू सा, एकदम बेसिक, उसमें सिर्फ 1.7% या 2.7% लोगों ने आंसर दिया था सही, और उसमें से आधे ज्यादा तुक्का ही होंगे। याद है, किया था क्लास तो बैठा होगा। तो उसमें हम कोशिश करते हैं प्ले विद फिजिक्स में, कई लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, हम कोशिश करते हैं प्ले विद फिजिक्स में कुछ ऐसी चीज आपको पढ़ाएं जिससे रिलेटेड 99.99% जनता अवेयर ही नहीं है, वो गलत ही कर देती है जब सवाल सामने आता है तो। और वो ऐसी चीज पढ़ाएं जो बहुत ही यूनिक हो, बहुत अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व कर रहा हो, या कोई ऐसी चीज पता है जो एक कंसेप्ट 6 चैप्टर में लग रहा हो। भाई तू सोच, ऐसी चीजें पढ़ने जा रहा है। अब हो सकता है कि सिर्फ 2.7% लोगों ने आंसर सही दिया था, उसमें से कुछ लोगों का तुक्का भी होगा, नो डाउट होगा। और आपको पता है वो सिर्फ एक लाइन का कैलकुलेशन है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग 4 से 5 चैप्टर में यूज होता है एज इट इज। मतलब अगर मैं लगभग इसको सही भी मान लूं तो 98% जनता वहां पे गलत कर रही है, और सिर्फ एक लाइन का कंसेप्ट है, और वो एक कंसेप्ट 4 से 5 चैप्टर में लगता है एज इट इज, 4 से 5 चैप्टर में लगता है एज इट इज, ठीक है। तो इसको कर ले भाई मेरे, तेरे लिए सिखा रहा हूं, तू नहीं सीखेगा कोई और सीख गया तो बता तेरा नुकसान है कि नहीं। और इसमें तू अगर 50%, 40%, 60%, 70% भी ग्रैप्स कर पाता तो बहुत बड़ी बात है। रोज तो हो नहीं रहा, रोज तो हो नहीं रहा, बता रोज हो रहा है क्या? सडनली टू डबल, भाई साहब रट के बैठ लिया। ये रीजन भी पता होना चाहिए, दूसरी बात कहां कहां आता है ये समझ में आया तुमको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा वो ना ऐसा नहीं है कि मैंने तो तुम्हें बस 4-5 चैप्टर में रिलेट करके बताया था, वो कहीं भी आ सकता है, बहुत अलग अलग जगह पे आ सकता है। जैसे मैं यहां बोलूं, जैसे मैं इसमें भी बता सकता हूं तुम्हें, देख ऐसे भी बता सकता हूं, ये स्प्रिंग है और यहां पे एक मास है m, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर E, और इसी पर चार्ज है Q। बताओ इसमें इलोंगेशन कितना होगा, है ना, एट इक्विलिब्रियम, इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम, इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इसमें इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम होगा, आगे की तरफ फोर्स लगेगा QE और पीछे की तरफ इस पे स्प्रिंग में फोर्स लगेगा KX। तो ये QE और KX बैलेंस कर जाएगा, उस समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो x बराबर QE बाई K, इतना आंसर होगा, QE बाई K। अब सोच, इक्विलिब्रियम पे बेटा, इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 होता है। अगर चार्ज Q है तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे QE लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो? Q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो QE लगता है, 12वीं के स्टूडेंट हो तुम भी, पढ़े तो हो गए
क्यू चार्ज है तो क्यू फोर्स लगेगा आगे और स्प्रिंग आगे भागेगा इस फोर्स की वजह से, तो पीछे केक्स लगेगा, केक्स बराबर क्यू। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, स्प्रिंग दिया हुआ है, मास है, चार्ज क्यू है, तो इलोंगेशन कितना होता है, क्यू बाई के। अब इसी सवाल में अगर मैं ये पूछूं कि यहां पे मैंने एक ब्लॉक था, एम मास है और उस पर क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन, सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, पहले नहीं था, सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया, तो मैक्सिमम इलोंगेशन बताओ कितना होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन बताओ कितना होगा। तुरंत तुम बोलोगे एक्स बराबर 2 बाई के, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा 2 बाई के, ये आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ये 35% लोग ये भी नहीं देखे, छोड़ यार। ठीक है, जिसको दे रहा हूं आज मैं दे दूंगा महामंथन का सीट, जिसको करना है कर लेना, जिसको नहीं करना है जय श्री राम। चलो चलो चलो, हाँ तो आज हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स होमवर्क कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है ना, होमवर्क कराऊंगा और डॉट प्रोडक्ट शुरू करेंगे, डॉट प्रोडक्ट शुरू करेंगे, ऑफकोर्स होमवर्क करेंगे भाई, ऑफकोर्स होमवर्क करेंगे। अब यहां पे बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे आया, इसके लिए जाइए कल का प्ले विथ लेक्चर देखिए, प्ले विथ फिजिक्स लेक्चर देखिए। जहां हम वहां कम नहीं, जहां हम वहां कम नहीं, जहां कम वहां हम नहीं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। आइए, अब समझ नहीं होगा आधी जनता को, ये फिजिक्स का लॉ है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये फिजिक्स का लॉ है चाचा, ये फिजिक्स का लॉ है। चलिए डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे पहले होमवर्क करने के बाद, उम्मीद है होमवर्क आपने किया होगा। देखिए पहला सवाल, टू ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v1 बराबर 20√2 साउथ वेस्ट एंड v2 बराबर 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, देन फाइंड v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। एक बात बताओ, तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? तो ऐड करना है, तो चलो ऐड करते हैं, सिंपल सी बात है, दो वेक्टर को ऐड करना है। पहला वेक्टर है √2, 20√2, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20√2, कहां है, साउथ वेस्ट में। ये ड्रॉ करना सिखाया भाई, 20√2 साउथ वेस्ट ड्रॉ करना सिखाया है, लामीज भी पढ़ाऊंगा, रुक जा। 20√2 साउथ वेस्ट ड्रॉ करना सिखाया है। अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, 20√2 साउथ वेस्ट, कोई एंगल नहीं दिया, बीचों बीच मतलब 45 डिग्री पर, कितना 20√2, और दूसरा क्या है 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, ये तुम्हारा इधर 40 नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। अब बताओ 20√2 का नॉर्थ ऊपर है ही मीटर पर सेकंड, ये v2 है तुम्हारा और ये v1 था। अब इस 20√2 का 45 डिग्री पर अगर मैं कंपोनेंट वेट करूं तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, सर 20√2 का ये कंपोनेंट आएगा 20√2, जिधर 45 डिग्री होता है cos 45 आता है, cos 45 का मतलब 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 20 आंसर आएगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा, 20 आएगा। इधर देखो भाई, ये है 20√2, हाँ 20√2 था, इधर कंपोनेंट 20√2 sin 45, सर इधर से भी तो 45 ले सकते थे, तो sin और cos 45 का वैल्यू सेम ही होता है, तो यहां से 45 लेते तो भी यही वैल्यू आती, तो ये भी तुम्हारा 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें 20 इधर मिला, 20 इधर मिला, 40 ऊपर मिला। क्या यही कहानी बन रहा है? हाँ सर ऐसे बन रहा है सर, 40 ऊपर 20 नीचे और 20 पीछे, ऐसा बना। क्या यही तीन वेक्टर है? हाँ सर। अब बताओ ये 20 और ये 40 क्या ये अपोजिट है एकदम, और हमें क्या करना है, ऐड। पहले देख लो क्या करना है, ऐड। तो ये 40 और 20 ऐड करोगे तो अपोजिट होने की वजह से क्या ऊपर में सिर्फ 20 बचेगा, देखो ये 20 और ये 40, क्या ऊपर में सिर्फ 20 बचेगा? हाँ सर। अब बताओ ये 20 और 20 मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट एक्जैक्टली बीच में 20√2 आएगा, नॉर्थ वेस्ट, खत्म आंसर। v1 प्लस v1 प्लस v2 वेक्टर बराबर 20√2 नॉर्थ वेस्ट, खत्म। सर इसमें ट्रायंगल ऑफ एक्टिवेशन कहां गया? ओह सर दो वेक्टर को ऐड करना था, ट्रायंगल ऑफ एक्टिवेशन कहां गया? बेटा जब हमें वेक्टर्स कंपोनेंट के साथ पता है कि ये पूरा का पूरा नॉर्थ में है, मतलब वर्टिकली आ गया 40, ये 20√2 साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के एकदम बीचों बीच है, तो ये 20 आ गया। जब ये 20 है, ऊपर 40 था और नीचे 20 था, तो नीचे वाला 20 ऊपर वाला 40 सॉल्व करके 20 और ये 20, खत्म। तो क्या मैंने आपको पहले ही ये काम मैंने करा दिया था ट्रायंगल और स्टार्ट होने से पहले कि जब भी आई जे के कैप ने हमको दिया हो तो सेम जाति वाले लोगों को एक साथ बिठा के ऐड कर देते। बोलो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, बोलो जुआ केसरी, बोलो बोलो, समझ में आया? हाँ खत्म। अब इसी पार्ट में अगर मैं ये भी निकालूं, क्या सर जी, v1 माइनस v2 वेक्टर, तो क्या कर लोगे इसमें? सर v1 माइनस v2, सबसे पहले v1 को समझते हैं। v1 क्या है सर? v1 है 20√2 साउथ वेस्ट, तो इसको रहने देते हैं। 20√2 साउथ वेस्ट है तो इसको रहने देते हैं, ये रहा सर 20√2 साउथ वेस्ट का मतलब इधर 20 आ जाएगा, 45 पे कंपोनेंट लेंगे और इधर 20 आ जाएगा। ये v1 को एज इट इज करेंगे। हम v1 को घटा रहे हैं कि v2 को घटा रहे हैं? सर सब्ट्रैक्ट हम v2 कर रहे हैं, तो v1 को एज इट इज रखेंगे और जो v2 है वो माइनस v2 है, मतलब हम क्या करेंगे कि v1 में ऐड कर देंगे माइनस v2 को, मतलब v2 ना रहा। इसका मतलब है v2 ना रहा सर, मतलब v2 ना रहा ना, v2 ना रहा। अब हम ऐड ही कर रहे हैं माइनस v2 को। v2 कहां था सर? 40 मीटर पर सेकंड, 40 ऊपर नॉर्थ में, 40 नॉर्थ में। अगर v2 40 नॉर्थ में है तो माइनस v2 क्या होगा सर? इसका माइनस लोगे तो 40 साउथ में हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 40। अब इसको जोड़ोगे मास्टर तो इधर तो 20 है बेस्ट में, और इधर 20 और 40 कितना हो जाएगा? 60। तो बोलोगे सर इधर 60 और इधर 20 हो गया। अब इन दोनों का सम कहीं ना कहीं इधर होगा,
इस तरफ आएगा। क्यों इस तरफ आएगा? जो रिजल्टेंट होता है वो बड़े वाले वेक्टर से थोड़ा तो चिपकता है, थोड़ा तो चिपकता है इसके साथ। अब बताओ v1 माइनस v2 वेक्टर क्या मिलेगा? v1 माइनस v2 वेक्टर मिलेगा 20 वेस्ट और 60 साउथ, ये मिलेगा 20 वेस्ट 60 साउथ। इसी को आप लिख सकते हैं -20 आई कैप माइनस 60 जे कैप। सर माइनस क्यों लगाया? अरे वेस्ट माइनस में होता है, माइनस आई कैप में, और साउथ माइनस जे कैप में होता है। ये आंसर आ गया। कल को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना, बाकी चीजें धीरे धीरे समझाऊंगा। ले 20√2 कैसे आ गया बेटा? 40 हो गया ना, पूर्वक है यार। अब बोलेगा ये कैसे? इसलिए मैंने पहले ये पढ़ाया था। असली गेम ये था ही नहीं, v1 प्लॉट करना है और v2 प्लॉट करना है, दोनों को ऐड करना है। तो हमने ये v1 प्लॉट किया, ये v2 प्लॉट किया, देखो ये v2 प्लॉट किया, ये v1 प्लॉट किया। v1 का दो कंपोनेंट हमने ले लिया, 20 देखो यहां पे आया 20 20 और 40, सिंपल v1 v2 प्लॉट किया। तो ऊपर 40 नीचे 20, तो ये बचा 20। अब ये 20 बचा ऊपर की तरफ और इधर बचा 20, तो 20 और 20 का सम लिया। यहां पे हमें v1 प्लॉट करना है, यस v1 प्लॉट करना है, तो ये रहा v1 आपका, v1 प्लॉट किया। अब मुझे v2 प्लॉट ही नहीं करना ना, मुझे घटाना है। v2 नॉर्थ में तेरा, माइनस v2 साउथ में चला जाएगा, देख साउथ में चला गया, तो 40 और 20 तो ऐड हो गया ना। चीजों को जोड़ना और चीजों को घटाना अलग अलग चीजें होती है। चीजों को जोड़ना और घटाना दोनों अलग बातें हैं, समझ में आई बात? जोड़ना और घटाना अलग बातें होती हैं, समझ में आया? क्लियर है क्या? समझ में आया? बहुत इजी है। चलो आगे देखो। 3 फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शोन इन अ फिगर टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस। अब यहां पे लैंग्वेज समझो, ये नीट का पीवाई की वजह सबसे पहले आपको बता दें, नीट और जेई दोनों में पूछा है। नीट 2014 और जेई 2023 22 खर बार पूछा है। पहले लैंग्वेज समझा दें कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शोन इन अ फिगर टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस। टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस मतलब सवाल में गिवन है कि मेरा जो नेट फोर्स है ना सिर्फ जे कैप में बचना चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट नेट फोर्स एक्स में 0 हो जाना चाहिए। अब कोई कह रहा है कि मेरा रिजल्टेंट फोर्स जो नेट फोर्स है, मेरा नेट प्यार ना सिर्फ वाई के लिए है, मतलब एक्स को तुम भूल गए। क्या मतलब हुआ इसका? मेरा नेट प्यार सिर्फ वाई के लिए है, मतलब एक्स को मैं भूल गया, एक्स को मैं अपना प्यार ही नहीं दे रहा। ये कह रहा है हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस, ओनली मैं सिर्फ और सिर्फ मैं वाई का हूं। रिजल्टेंट कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वाई का हूं, मैं सिर्फ वाई का हूं, मतलब एक्स को मैं भुला दिया, मतलब एक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक्स में मेरा इंटरेस्ट 0, मतलब एक्स में हमें नेट फोर्स 0 करना है, एक्स में नेट फोर्स 0 करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा इस केस में? तो मैं सिर्फ एक्स में बात करूंगा क्योंकि एक्स में 0 करना है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना चाहिए? वाई में फोर्स बचे, मतलब एक्स में 0 करना है, तो एक्स में 0 करने के लिए मुझे कितना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा? और एक्स्ट्रा तो पूछा है, एडिशनल मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स। अब देखो ये अच्छा सवाल है, 1 2 और 4। सबसे पहले देखो ये एग्जैक्टली एंटी पैरेलल दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये 4 इधर गया है और ये 2 इधर गया है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये 4 और ये 2 सम यहां पे सिर्फ बचेगा आपका 2 एट एन एंगल 30 डिग्री, और ये है आपका 1 न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री। अब यहां पे ट्रायंगल लॉ लगाओगे, फिर एक्स में 0 करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा समझो, डायग्राम बना हुआ है, ट्रायंगल लॉ नहीं लगाना, सीधा का सीधा 2 का कंपोनेंट इधर लो। क्या इस 2 का कंपोनेंट लेना सिखाया? 30 डिग्री पर 2 का कंपोनेंट इधर आएगा, बोलो कितना? सर 2 sin 30। साइन क्यों? क्योंकि 30 डिग्री वर्टिकल से बना रहा है, तो इधर जाएगा 2 cos 30, यहां जाएगा 2 sin 30, तो 2 sin 30 हो जाएगा 2 sin 30 इज हाफ, 1 आएगा। इधर 1 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है सर? इधर 1 cos 60 है ना, 60 डिग्री cos 60, 1 cos 60 की वैल्यू भी हाफ होती है, तो ये 1/2 आ रहा है। तो क्या इन दोनों का सम पीछे की तरफ एक्स में देखोगे तो 1 है और आगे की तरफ देखोगे तो हाफ है। इसका मतलब अभी इस सिचुएशन में 1 पीछे है और हाफ आगे है, तो क्या नेट फोर्स तुम्हारा एक्स एक्सिस में हाफ न्यूटन माइनस आई कैप में आ रहा है? हाँ, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा एक्स की कहानी खत्म हो जाए? अभी एक्स खत्म नहीं हुई है, एक्स मेरे जहन में है, एक्स मेरे जहन में है। कहां से आया एक्स? कौन एक्स? कैसे आया एक्स? यह है ना 2 का कंपोनेंट इधर, ये 30 है तो इधर साइन कंपोनेंट, एक्स मेरे जहन में है और इधर तुम्हारा हाफ आ रहा है, तो एक्स मेरे जहन में है। अभी इस तरफ देखो सर, खत्म कर दो सर जी, मत रखो सर जी, लफड़ा हो जाएगा। एक्स को खत्म कर दो सर जी, एक्स को खत्म कर दो। क्या करो सर? कुछ करो लेकिन एक्स को खत्म कर दो। तो देखो अभी 1 है और हाफ था, तो पीछे हाफ बच रहा है, कैसे? एक पीछे और हाफ आगे, ये माइनस हाफ बच रहा है। तो सर आगे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ एक्स में, ताकि हाफ न्यूटन आगे लगा दो एक्स्ट्रा एडिशनल, ताकि नेट फोर्स एक्स में 0 हो जाए। देखो हाफ न्यूटन खत्म। कितना आसान समझ में आया? ऐसा आते हैं ऐसे सवाल, आते हैं ऐसे सवाल। आज भी एक्स मेरे जहन में जिंदा है, देखो तो खत्म करना पड़ेगा। तो यहां तो कोई जेड की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स वाई की बात कर रहा है। अरे भाई इतना लफड़ा कौन लेगा यार? 2D प्लेन में 2 लोगों से खेलना, पहले सीधा सर जी 3, तब तो फन है सर 3D में। 1D तुमसे समझ नहीं रहा, अभी तो 1D मोशन पढ़ोगे तो सिर्फ 1 की बात करेंगे, फिर 2 की बात करेंगे, तो फिर 3 कहां? अरे सर, अरे सिर्फ एक्स वाई की बातें चल रही है, जेड भी लाओ, थोड़ा सा फन आएगा। अभी लाते, रुक जा, अभी लाते।
एक कह रहा है 1.5, अबे 1.5 कैसे आएगा बेटा, एक पीछे है ना ये और ये आगे है, और तुम 1.5 लगा दोगे, अगर मान लो तुम 1.5 न्यूटन आगे लगा दी तो 1.5 आगे और हाफ आगे, तो आगे 2 हो जाएगा, और पीछे हाफ ही है, आगे 2 पीछे हाफ, तो 3.5 बच जाएगा आगे। रिपीट कर दो, बता क्या रिपीट कर दो इसमें, बता क्या रिपीट कर दो, बता क्या तुमको समझ नहीं आया। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि 3 फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शोन इन फिगर, टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस, टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई एक्सिस, में रिजल्टेंट सिर्फ वाई होना चाहिए, मतलब मेरी जो नेट सम आएगी तीनों फोर्स का जो नेट सम आएगा वो वाई में ही रहना चाहिए, तीनों फोर्स का जो नेट सम आएगा वो वाई में ही रहना चाहिए, मतलब नेट फोर्स तुम्हारा वाई में होना चाहिए, ये कंडीशन ऑफ क्वेश्चन है। तो एक्स में कितना होना चाहिए, 0, तो एक्स में 0 कर दो, ये 4 ऊपर है ये 2 नीचे, तो ऊपर बचा 2 का 2 कंपोनेंट लिया एक्स में इधर, वाई वाले की हम सोच ही नहीं रहे क्योंकि हमें तो किसी भी तरीके से एक्स में फोर्स 0 करना है। एक्स में अभी फोर्स आ रहा है पीछे हाफ आगे हाफ, सॉरी पीछे 1 आगे हाफ, तो नेट हाफ न्यूटन पीछे बचा इन दोनों का सम, तो हमने हाफ आगे लगा दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इफ ए स्टूडेंट मूव्स एज अ गिवन बिलो, जो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, ये समझना क्या डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा 9वीं क्लास में 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो 2 वेक्टर को ऐड करके डिस्प्लेसमेंट निकलता है कि पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करके। सर देखो, अगर आपका पोजीशन दिया हुआ है, अगर पोजीशन गिवन है तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा देंगे। पोजीशन मतलब ये चला हुआ डिस्टेंस नहीं है, दिस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट चला गया डिस्टेंस है कि एक्चुअल में जहां पे है उसकी पोजीशन वेक्टर है। सर जहां पे है उसकी पोजीशन वेक्टर, ये अलग चीज होती है फाइनल पोजीशन वेक्टर। एक होता है कि मान लो पार्टिकल ये चला, इधर चला R1 वेक्टर, ये चला है R1 वेक्टर, एक्चुअल में मूव किया, ये पोजीशन नहीं है, ये यहां से यहां तक चला है, चल के गया है, चल के गया, अच्छा ये चला है एक्चुअल में, हाँ ये चला है। R1 इज डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल अलोंग एरो, अलोंग एरो। मैं अभी जितना जो समझा रहा हूं ना वो 99% लोगों का डाउट होता है, 99% लोगों का डाउट होता है। फिर पार्टिकल मान लो ऐसे 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 करके यहां तक चला है, तो पहले पार्टिकल कहां था सर, यहां था, अभी एक्चुअल में चल के यहां गया और एक्चुअल में चल के यहां आया। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो इनिशियल पोजीशन से सीधा फाइनल पोजीशन को मिला देते हो, क्या यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है? हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम इनिशियल पोजीशन को डायरेक्टली फाइनल पोजीशन से मिला के बनाते हैं, हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम इनिशियल पोजीशन को डायरेक्टली फाइनल पोजीशन से मिला के बनाते हैं, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टली हम फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से डायरेक्टली मिला के बनाते हैं, हाँ। और ये तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन है। क्या आप कहीं इनिशियली बैठे हो? हाँ सर यहां बैठे हैं। अब तुम इस रास्ते से यहां पर आ रहे हो, या इस रास्ते से यहां पर आ रहे हो, या इस रास्ते से आ रहे हो, या इस रास्ते से आ रहे हो, या कहीं से भी जा रहे हो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें रास्ते पर डिपेंड नहीं करता यार। डिस्प्लेसमेंट हम सीधा फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से मिला देते हैं। अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी तो यही कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिला दो। तो यहां पे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा वो आएगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर का रिजल्टेंट। 99.99% बच्चों का ये डाउट रहता है, जो अभी मैं वेक्टर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। अगर मान लो मुझे कोई बताता कि पार्टिकल यहां था, फाइनली ये फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब यहां है, चला नहीं, यहां पे है, कैसे आया मुझे नहीं पता, यहां पे है और पहले कहीं यहां पे था, तो ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, तो हम पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो अगर आपको पोजीशन गिवन हो, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटाते हैं, तब जाके आपको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है, अगर पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में चला गया वेक्टर पता है, एक्चुअल में चला गया वेक्टर मतलब ऐसे ऐसे करके मैं R1 वेक्टर चलाऊं यहां तक, अगर आपको एक्चुअल में चला गया वेक्टर पता है, डिस्टेंस मूव मतलब ये चला है, मूव बाय पार्टिकल अलोंग एरो के लॉन्ग चला है, फिर ये भी मूव किया है, डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल अलोंग दिस एरो। तो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिला देता है, ये तो रिजल्टेंट है ना। पहला वेक्टर यहां पे आया, खत्म हुआ, पहले यहां तक चले, फिर यहां तक चले, पहले के टेल से दूसरे गेट को मिलाओगे, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 तरीके से निकाले जाते हैं। अगर आपको एक्चुअल में चला गया डिस्टेंस पता है, तो दोनों डिस्टेंस को वेक्टर सम करके डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। और आपको सिर्फ फाइनल कोऑर्डिनेट पता है, फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट चला है वो नहीं पता, तुम्हें सिर्फ फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट पता है, इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट पता है, इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट पता है, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटाओगे। बोलो मजा आया कि नहीं? अगर मजा आ गया तो दिल बना दो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पे बच्चा फंसता है, कहता सर कभी तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हो 2 वेक्टर को ऐड करके, गजब टोपी बाज आदमी हो, कभी 2 वेक्टर को सब ऐड करके निकालते हो, है डिस्प्लेसमेंट एक ही। अब बोल क्या कंसेप्ट क्लियरिटी 100% है? कंसेप्ट क्लियरिटी 100% है, बताओ बोलो क्या कंसेप्ट क्लियरिटी 100% है? बताओ क्या कंसेप्ट क्लियरिटी 100% है?
समझ आ रहा है बेटा? दो अलग चीजें हो गई ना, हमें फाइनल कोऑर्डिनेट गिवन है, इनिशियल कोऑर्डिनेट गिवन है, तो वेक्टर को घटा देंगे और हमें पता है कि एक्चुअल में इतना चला है, फिर इतना चला है। सोचो सोचो, एक्चुअल में चला। इसको हम 1D में और समझाऊंगा, 1D मोशन में और समझेंगे, मोशन में और फिजिक्स इसका पढ़ेंगे अच्छे से बेटा, और फिजिक्स इसका अच्छे से पढ़ेंगे। 1-2% को कहीं पे डाउट है तो अच्छे से और पढ़ेंगे। चलो अब ये देखो, इफ ए स्टूडेंट मूव्स एज अ गिवन बिलो, एक्चुअल में स्टूडेंट मूव किया, स्टूडेंट मूव्स एज अ गिवन बिलो, ये चला है किधर? 50 मीटर ईस्ट। तो कह रहा है कि जैसे ये कोऑर्डिनेट है तो यहां पे 50 मीटर ईस्ट में चला है, तो देखो 50 मीटर ईस्ट में चला, देखो 50 मीटर ईस्ट आई क्या, देन 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ, फिर गया तुम्हारा 20 मीटर नॉर्थ में, तो छोटा वेक्टर होगा ना, 20 मीटर तो गया रे, 20 मीटर नॉर्थ, एंड देन 40√2 मीटर इन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब सर, साउथ ईस्ट का मतलब है 40√2 साउथ ईस्ट, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में। साउथ ईस्ट किधर होगा? ईस्ट यहां है, साउथ यहां, ऐसे ऐसे, और सीधा एकदम कोई एंगल नहीं दिया तो बीचों बीच, साउथ ईस्ट के बीचों बीच, मतलब अगर मैं इसको ईस्ट बोलूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ऐसे आया वेक्टर, ऐसे ऐसे आया वेक्टर, ऐसे, ये है। तो यह तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था, हाँ, और ये फाइनल पॉइंट है। बताओ ये इनिशियल पॉइंट को सीधा फाइनल पॉइंट से मिलाओगे, डिस्प्लेसमेंट आएगा? आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तीनों वेक्टर को ऐड करके। अब इस तीनों वेक्टर को ऐड करने का कंसेप्ट समझना, ऐड करने का कंसेप्ट समझना। ये तो हम ट्रायंगल लॉ से बनाए हैं। कैसे? हमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया, पहला जहां खत्म हुआ से दूसरा ड्रॉ किया, दूसरा जहां खत्म हो रहा वहां से तीसरा किया। ये तो हमने ट्रायंगल लॉ से सीखा, ये तो हमने ट्रायंगल लॉ से बनाया ना बेटा। हाँ सर, ट्रायंगल लॉ से बनाया। अब इसको क्या मैं सिंपल ऐसे भी देख सकता हूं? कैसे सर जी? ये तुम्हारा 50, चलो आ गया 50, दूसरा 20 मीटर, तो क्या इस वेक्टर को मैं यहां भी तो बना सकता हूं? इसको कॉपी करके, इसको अगर मैं कॉपी करके पैरेलली शिफ्ट कर दूं, इसको मैं अगर कॉपी कर लूं बेटा, सुनना अच्छे से पहले कंसेप्ट, इसको कॉपी करके मैं पहले पैरेलली कोऑर्डिनेट पे शिफ्ट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां भी बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो वेक्टर है आपका ईस्ट और साउथ के बीच में, साउथ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में, यही वेक्टर तो है 40√2, यही तो है 40√2। 40√2 डायरेक्ट दिया, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि एकदम बीचों बीच 45 डिग्री पर यह है 40√2। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो तीनों वेक्टर का ऐड ही तो करना है, ये एक्चुअल में मूव्ड डिस्टेंस है, तीनों वेक्टर का ऐड ही तो करना है। हाँ सर कर दो। ये देखो कितना है, ये है तुम्हारा 50, ये है तुम्हारा 20 और ये है तुम्हारा 40, 40 दिया होगा। इस 40 का ये कंपोनेंट कितना होगा सर? 40√2 का 45 डिग्री पर 40√2 cos 45, cos 45 को 1/√2 40, और ये आएगा तुम्हारा नीचे 40। अब मुझे बताओ, ये 40 और 50 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, हाँ, तो 40 और 50 इधर हो जाएगा 90, और ये 40 नीचे 20 ऊपर, तो नीचे हो जाएगा 20। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो √90 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, ये कर दो, आंसर आ जाएगा। बस 20 का होल स्क्वायर प्लस 90 का होल स्क्वायर, ये आएगा, ये आएगा। बस इतना ही रहने दो, ज्यादा डिटेल में नहीं करना। सिंपल से एक बात समझो, जैसे एक बात समझो, तुमको ये दिया हो कि एक पार्टिकल ना 30 मीटर ईस्ट में चला, मैं एग्जांपल बताऊं, 30 मीटर ईस्ट में चला, तो भाई पार्टिकल एक्चुअल में 30 मीटर ईस्ट में चला, 30 मीटर ईस्ट में चला, फिर वो राइट टर्न लेके 40 मीटर नॉर्थ में चला, 40 मीटर नॉर्थ में चला। डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक पार्टिकल ए से बी तक गया 30 मीटर ईस्ट, फिर वो नॉर्थ में गया 40 मीटर, नॉर्थ में गया 40 मीटर सी पर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ये मूव किया गया डिस्टेंस, हाँ, तो आप क्या करोगे सर? इनिशियल पॉइंट से डायरेक्टली फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा सर? इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब 30i कैप प्लस 40j कैप, ये बन गया, आंसर आ गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपका आएगा √30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 900 प्लस 1600, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 50 मीटर। बस समझ में आया क्या कहना चाह रहा था मैं? समझ में आया क्या कहना चाह रहा था? अब ये थोड़ा लेंदी हो गया, स्टेप वाइज दिया है। अच्छा, डेटा भी थोड़ा ऐसा रखा है कि लेंदी कैलकुलेशन होगा, लेकिन करना ही है, करना ही है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? समझ में आया? चलो फटाफट, अब एक बचा है बस। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, तो फाइंड करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बहुत आसान है। ए वेक्टर ये रहा, हाँ सर है। बी वेक्टर, सॉरी यहां तक है, ये है बी वेक्टर, ये पूरा है, हाँ। क्या करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सीधा आई वाई के साथ ऐड करो तो हो जाएगा 3i प्लस 3j और 2j 5j, ऐड करना भाई 4k और 3k 7k, और प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। बी माइनस ए, तो बी वेक्टर पूरा लिख लो, उसमें से घटा दो। बी माइनस a/2 का क्या मतलब है? तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई 2, मतलब बी तो पूरा लिखोगे, पूरा का पूरा बी वेक्टर, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ए है तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसमें से तुम 2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो भाई a/2 तो निकालने आता है ना तुम्हें, ये बी वेक्टर पूरा लिखा माइनस ए वेक्टर बाई 2, तो देखो ए वेक्टर बाई 2, ये आ गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2/2 क्या आ जाएगा? माइनस आई कैप। अब ये माइनस अंदर चला गया, माइनस 3/2j कैप माइनस, देखो ये प्लस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2k कैप, क्योंकि 4/2 2 आ जाएगा। ये तुम्हारा बन गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई 2, ये बन गया तुम्हारे, देखो ये बन गया तुम्हारे। अब बोलो, अब बोलो कैसे किया तूने? कैसे किया था?
2a प्लस बी मतलब a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर एज इट इज जैसे यहां b जोड़ा था वैसे b जोड़ दो। a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, a वेक्टर निकालो एज इट इज, a वेक्टर एज इट इज माइनस b को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लो। क्या एकदम इजी था, एकदम इजी था, सही तो आसान है। ये देखो a वेक्टर है, b वेक्टर है, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसको 2 मेथड से मैं आज बताने वाला हूं, ये भी रहने देते हैं। इसको मैं 2 मेथड से आज बताने वाला हूं, 2 मेथड से पूरा करा के दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैंने नीचे ले लिया भाई, छोड़ूंगा नहीं, नीचे ले लिया। ये देख ले जल्दी से, तुम्हें दिया हुआ है कि इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0, क्या है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 एंड a वेक्टर इज दिस, b वेक्टर इज दिस, देन फाइंड c वेक्टर। कितना आसान है यार, ये कितना आसान है, सोच कितना लल्लू क्वेश्चन है ये। सर क्या a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तुम्हें a वेक्टर पता है, a वेक्टर पुट करें, a वेक्टर पता क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, a वेक्टर दिया, प्लस b बता, b है सर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, c बता सर प्लस c तो हमें निकालना इज इक्वल टू 0, बता 2i और i 3i, j और 2j 3j और माइनस k से कट गया, प्लस c वेक्टर बराबर 0। अब इन दोनों को उधर ले जा, c वेक्टर आ गया तेरा माइनस 3i माइनस 3j, क्या तेरा आंसर आया? कितनी सिंपल है यार, सिंपलिसिटी की पीक, सिंपली माइनस 3i माइनस 3j। यस, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है कि हमें ये दिया हुआ है a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, अब a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी, प्लस c बराबर 0, 0 दिया हुआ है तो c वेक्टर निकल जाएगा, इन सबको उधर ले जाओ। अच्छा, इसी में अगर मैं तुम्हें ये घुमा के पूछता कि इफ a प्लस b प्लस c बराबर 0 एंड a इज दिस, b इज दिस, देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ c, देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ c, तो क्या करते? तो किसी भी वेक्टर का यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आप c निकालो। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? तो सर यूनिट वेक्टर सी वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर बोलो क्या है? माइनस 3i माइनस 3j। अब दोनों 3 3 है, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड i में और j में 3 है, 3 3 i और j मतलब परपेंडिकुलर, 3 और j परपेंडिकुलर तो 3√2 आंसर आ जाएगा। बोलो ये हो गया तेरा, बताओ क्लियर है क्या? 3k कैप सर जी 3j कैप क्या है? 2i और i 3i, j और 2j 3j और k कट गया, ठीक है k कट गया तो 3i 3j, देखो ये j तो लिखा है, ये j ही तो है, ये k जैसा दिख रहा है क्योंकि ये बोर्ड की गलती है थोड़ी, 3i 3j सही तो है, देखो आंसर आ गया, समझ में आया? तो बहुत इजी था सर जी। ये देख क्या है, तो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्टिंग अलोंग इतना, देन फाइंड फोर्स वेक्टर, वेक्टर फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्टिंग अलोंग वेक्टर ए। ये दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज नॉट फोर्स, ये फोर्स नहीं है, ये ए वेक्टर है कोई। अब देखना सवाल कितना बढ़िया है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड बस मुझे दिया हुआ है, एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है बस 20 न्यूटन, गिवन है, गिवन है, एक्टिंग अलोंग द वेक्टर ए कैप, ए वेक्टर सॉरी ए वेक्टर के लॉन्ग लग रहा है सर, ए वेक्टर के लॉन्ग लग रहा है तो ए वेक्टर कहां होगा हमें क्या पता। देन फाइंड फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म, तो मुझे फोर्स वेक्टर फॉर्म में बताओ, कैसे बताऊं यार? तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ है, बोलो हां कि ना? यस, कह रहा है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्टिंग अलोंग अ वेक्टर दिस, इस वेक्टर के अलोंग लग रहा है, इस वेक्टर के अलोंग लग रहा है। अब इस वेक्टर के अलोंग लगने का क्या मतलब है सर? डायरेक्शन फोर्स का और ए कैप का सेम है। अब ए कैप का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर बोलो कितना बेटा सर? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस √3k कैप बटा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9 और √3 का होल स्क्वायर 3, तो 4 3 7 और 7 और 9 16, ओ माय गॉड, 2i प्लस 3j माइनस √3k बटा बोलो 9 और 3 12, 12 4 16, √16 मतलब 4, ये आ गया तेरा, ये आ गया तेरा ए कैप, ए का डायरेक्शन आ गया, और जो ए का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन है। अब मुझे फोर्स वेक्टर पता करना है, तो फोर्स वेक्टर होता है फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, वेक्टर फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बोलो कितना है सर 20, और एफ कैप का डायरेक्शन ए कैप का डायरेक्शन, ए कैप ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस √3k कैप बटा 4, काट दे 5 आ जाएगा, इसको काट दे 5 आ गया आंसर। अब तुमसे एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स वेक्टर बटा मास, तो ये भी कट जाएगा, ये बचेगा बस, ए वेक्टर ही बच गया एग्जैक्टली। ओए साला गजब है, एक मिनट, इसका मैग्नीट्यूड 4 आ गया, ठीक है, तो 20 बटा 4 ये तरह फोर्स आ जाएगा। हाँ, एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स बटा मास, सही है। फोर्स कितना आ गया? अच्छा फोर्स वेक्टर लिखोगे ना पूरा, हाँ तो फोर्स वेक्टर ही तो है, ये फोर्स वेक्टर ही तो है, 5 से 5 कट जाएगा, यही आ गया, देखो तो ये सही है क्या? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस √3k कैप, डेटा कैसे सेट हो गया? सुनो ध्यान से, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन गिवन है, एंड एक्टिंग अलोंग दिस वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग लग रहा है, तो ये लगा दिया हमने। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट क्यों गलत है यार?
एफ कैप बराबर ए कैप, डायमेंशन की ऐसी तैसी कर दी, इधर फोर्स और इधर ए, कोई वेक्टर दोनों बराबर हो गया। ये कैसे होगा? एफ कैप ए कैप। तो भाई तुमको बताया है कि यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट एंड डायमेंशन, डज नॉट हैव यूनिट एंड डायमेंशन, हैव यूनिट एंड डायमेंशन। तो एक्चुअल में तुम फोर्स वेक्टर को किसी रैंडम वेक्टर के कैप से बराबर कर सकते हो क्योंकि इसके पास डायमेंशन नहीं है। ये है असली चीज, डायमेंशन लेस है, ये है असली चीज। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या आ जाएगा? फोर्स बटा मास। डन है? डन है भाई? चलो आ जाओ, छोड़ो, जो होना था हो गया, हटाओ, आओ इधर आओ। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए, तो होमवर्क सारे हो गए? होमवर्क सारे हो गए? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट, START, स्टार्ट द क्लास। सारे होमवर्क तुमको करा दिए, सारी चीजें समझा दी, ठीक है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो मान लो भाइयों, ए वेक्टर हमने दिया तुमको 2i कैप प्लस 2j कैप, और बी वेक्टर दिया मैंने तुम्हें 2i कैप प्लस 3k कैप। फाइंड करो ए वेक्टर बटा बी वेक्टर, करो, करना पड़ेगा, नहीं तो गोली मार दूंगा, करना पड़ेगा। 3i 3k, चल ऐसा है। तो मैंने तुम्हें दो वेक्टर दिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, फाइंड करो ए वेक्टर बटा बी वेक्टर। चलो फाइंड करो सब लोग। समरी लेक्चर कहां से देख सकते हैं? इसके लिए तो तुम्हें मतलब क्या बताऊं तुमको, कहां से देख सकते हैं? बैच में जाओ, उसी में सब कुछ है। सबसे पहला टैब है फिजिक्स बाय एमआर, उसमें क्लिक करोगे कहीं कहीं तुमको दिख जाएगा कुछ ना कुछ। चलो जल्दी बताओ, रिपीट सर लास्ट क्वेश्चन। क्या रिपीट कर दूं मैं उसमें? सर इसमें 40√2 भी मैग्नीट्यूड के साथ ऐड करेंगे ना, क्योंकि इसमें s माइनस ई की डायरेक्शन √2 दे रखी है। तो उसको तोड़ लिया ना हमने कंपोनेंट में बेटा, उसको कंपोनेंट में तोड़ लिया। यूनिट वेक्टर क्यों लिया? यूनिट वेक्टर बेटा डायरेक्शन बताता है, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर लिया। सर इस क्वेश्चन में क्या हम कह सकते हैं कि वेक्टर एंड फोर्स पैरेलल है तो इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के मल्टीपल होगा? अगर पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड मल्टीपल होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तुमने असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखा दिया है, एक्सीलरेशन समझ नहीं आया। एक्सीलरेशन फोर्स बटा मास होता है, क्या समझना है इसमें? 9वीं क्लास कैसे पास किया बे? 9वीं क्लास में बताया है A बराबर F/m, एक्सीलरेशन इसको समझ नहीं आया। चल छोड़, ये बता, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है तो ए वेक्टर बटा बी वेक्टर निकाल जल्दी से, नहीं तो गोली मार दूंगा। कितना आ रहा है? 2/3। कितने लोग आंसर आया? 2/3। कितने लोग आया है? 3/2। कितने लोग आया है सर? लोड़ी दूध के कटोरी डोल 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 डोल। सर ऐसे आएगा 2i प्लस 2j बटा 3i प्लस 3k डी। और क्या बोल रहे हो? नॉट पॉसिबल। चल अभी जूता खाएगा ना तो सारा पॉसिबल दिख जाएगा इधर। चलिए आंसर बताइए फटाफट, कुल 30 सेकंड का आपको समय है। डोल 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 डोल, जल्दी बताओ। मेरे वहां तक पहुंचने से पहले आंसर आना चाहिए तेरा। डोल 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 डोल, हमारा आंसर आ रहा हो 2/3। डोल 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 हडोल डोल 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 हडोल डोल 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 डोल। डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं चोर पकड़ू? चोर 2/3 चोर पकड़ता हूँ। अभी चोर 23% चोर मिले तुम्हारे बैच में, 23%। तो ये जो 23% जनता है, ये जो 23% जनता है, कितना है? 22%, सॉरी 22% जनता है। अभी कान पकड़ के एक बार उठक बैठक करेंगे कान पकड़ के, ऐसे कान पकड़ के ऐसे करेंगे एक बार, जिनका आया है ये आंसर। सब लोग कान पकड़ के करेंगे। हाँ, कोई अगर थोड़ा जैसे मान लो कि आपका पैर ठीक नहीं है या चोट लगी है या कुछ भी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उनके लिए माफी है। बाकी जिनका आया है 22% कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे। अभी एक ही बार किया, अभी बढ़ती जाइए चीज। ये नसेरी है 3, ये इसका 3/2 जितना है वो कान पकड़ के 5 बार उठक बैठक करेंगे। ये 53% लोगों ने ये बोला है, ये कान पकड़ के एक बार उठक बैठक करेंगे। नॉट पॉसिबल है। दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल है, डिफाइंड ही नहीं है। अब डिफाइंड नहीं है, इसका फील मैं आपको एक ही सेकंड में दे सकता हूं। कैसे? देखो बेटा, एक बात बताओ, ईस्ट 4 न्यूटन ईस्ट और 3 न्यूटन ईस्ट, क्या ये डिफाइंड होगा? डायरेक्शन बटा डायरेक्शन, ईस्ट बटा ईस्ट क्या होता है? ईस्ट बटा ईस्ट क्या होता है? होता क्या ईस्ट बटा ईस्ट? क्या होता है ईस्ट बटा ईस्ट? डिवीजन ऑफ टू वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, ये समझाना था मुझे। इसीलिए आप वेक्टर प्रोडक्ट तो पढ़ते हो, डॉट और क्रॉस, लेकिन आप कभी भी ना डिवीजन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ते हो। डिवीजन ऑफ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। एग्जैक्टली पूरा का पूरा डिफाइंड नहीं है ही नहीं डिफाइंड। एक्चुअल में यहां तुम ये निकाल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दिस इज पॉसिबल। तुमने ए का मैग्नीट्यूड ले लिया मतलब उसकी डायरेक्शन तो हटा दी, बी का मैग्नीट्यूड ले लिया मतलब उसकी डायरेक्शन हटा दी। जब डायरेक्शन हटा ही दी तो ये बचेगा दिस इज पॉसिबल, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो, तो आप फटाक से बोलते सर इजी है। ए का मैग्नीट्यूड यहां से 2i कैप 2j कैप, तो निकाल भाई 2√2 बटा बी का मैग्नीट्यूड 3i कैप 3j कैप, 90 डिग्री पे है, √3 + 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 3√2।
तो यहां से √2 से √2 कट जाएगा 2/3। भाई ये मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना, सेम वेक्टर होता है 2 2 3 3। तो ऐसे याद कर, इसको समझ, इसको लिख पहले भाई, तब समझाता हूं। इसको लिख। अगर ऐसा मैं बोल दूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटा बी वेक्टर, बताओ क्या होगा? दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटा बी, मतलब आप एक स्केलर को, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर को आप वेक्टर से डिवाइड करोगे। यही हुआ ना कि आप क्या कह रहे हो कि स्केलर टर्म को वेक्टर से डिवाइड करो, मतलब वेक्टर की कोई इज्जत ही नहीं है, सारा उसको नीचे लिखा दिया। यह पॉसिबल है कि अब वेक्टर बटा स्केलर कर दो। जैसे ए वेक्टर बटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर से डिवाइड करते तो है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले, तो ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। भाई ये क्या कह रहे हो कि तुम स्केलर को वेक्टर से डिवाइड कर रहे हो? अबे इस तो इस्ट होता है, 1/ईस्ट क्या होता है यार? अब आधे लोग सोच रहे होंगे सर आपने बोला था कि अभी को नॉट पॉसिबल जो बोल रहा है उसको गोली मार दूंगा, अभी सब पॉसिबल करा दूंगा, इस चक्कर में हम डर के आंसर दिए थे। सर जी डर के क्या होता है? ये क्या होता है? लात खाने के डर के, बता। थोड़ा फील आया, मैं ये तुम्हारे एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये नहीं भी सीखेगा तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं, तो तुमसे पूछेगा ही नहीं बुक। स्ट्रेस क्यों ले रहा है? ये तुमसे पूछेगा ही नहीं क्योंकि होता ही नहीं है। हाँ ये होता है, ये होता है, तो ये पूछ सकता है, लेकिन वेक्टर बाय वेक्टर नहीं पूछेगा, स्केलर बाय वेक्टर नहीं पूछेगा। हाँ वेक्टर को स्केलर से तो डिवाइड किया ही था, वेक्टर को स्केलर से तो डिवाइड किया ही था। अच्छा ये देख ले, प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि रफ्तार में मैं करता हूं तो मुझे डर भी लगता रहता है। जैसे मान लो ये 3i कैप है और ये बेटा 3j कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सीधा बीच में 45 डिग्री पर 3√2। कैसे निकाल लूं? अगर मान लो कोई ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब है 3x में और 3y में, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3² 9 प्लस 3² 9, 9 9 बोलो सर √18 को क्या लिख सकते हैं सर? 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 बाहर चला गया तो 3√2, तो 3 और 3 का सम आएगा 3√2, है ना? सेम मैग्नीट्यूड है परपेंडिकुलर। तो जैसे ये है 10i कैप 10j कैप, तो ये आएगा 10√2, सिंपल एकदम 10√2। मान लो ये है 3, हाँ 3 ले लो, ये 5 ले लो, 3 लो, 3 और ये 3, तो इसका मैग्नीट्यूड बीच में आएगा 3√2। समझ में आता है? ये रफ्तार बनी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अच्छा मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर जो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, बस इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो √2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 4 4 4 थी 12, 4 4 8 4 12 आएगा। 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 रूट से बाहर चला जाएगा तो 2√3, तो अगर 2 ही है 3i 3j तो 3√2, 2 है तो 10√2, 3 3 3√2। अच्छा ये 3 3 दोबारा हो गया, चलो छोड़ो, यहाँ पे मैं 5 5 कर लेता हूँ या 7 7 कर लेता हूँ। 7 7 है तो क्या होगा 7√2। अच्छा 2 2 होता तो क्या आता 2√2, 2 2 तो 2√2, लेकिन यहाँ पे तीनों कंपोनेंट है तो √3 का वो आ जाएगा, तीनों कंपोनेंट √3 आ जाएगा। इधर देखो अगर मान लो ऐसा है 10 और ये 10, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है 60 डिग्री पे, तो बताओ बीच में आएगा ये 10√3, क्योंकि 60 डिग्री पे दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है 60 डिग्री पे लग रहे हैं, तो वेक्टर इंटू √3 हो जाता है। भाई यहाँ पे 10 10 90 डिग्री पे तो 10√2, 10 10 60 डिग्री पे है तो 10√3 आएगा। ये कराया तुम्हें, गोली मार दूंगा अभी, ढोल ढोल ढोल, ये आएगा। अच्छा यहीं पे 10 10 120 डिग्री पे हो तो ये 10 और ये 10 120 डिग्री पे हो तो 10 10 सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर 120 डिग्री पे, और ऐड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं तो 10 ही आएगा। क्या किया? ऐड किया है। अब यहीं पे देख, यहीं पे देख बेटा, इक्वल वेक्टर चाहे कुछ भी हो, जैसे इक्वल है 10 10 90 डिग्री पे तो 10√2, 10 10 60 डिग्री पे 10√3, 10 10 120 डिग्री पे 10, इतना याद रख ले। हाँ, याद क्या रख ले तू, वेक्टर हमने सॉल्व किया है, बट जल्दीबाजी में जब मैं करूं फटाफट तो इसमें डाउट मत पूछना तू, सर ये कैसे आया, सर 3 3 तो 6 होगा, 3√2 कैसे आया, सर 7 7 7√2 कैसे आया, 10 10 10√2 कैसे आया, सर ये 2 2 2 2√2 आएगा, सर 2√3 कैसे आया, क्योंकि तीनों कंपोनेंट है। 10 10 10√3 कैसे आया, 10 10 10 कैसे आया, तो सारा आ गया। यहां देख ले कैसे आया, अभी करके दिखाया। हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से होगा, बिल्कुल होगा। ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे आया, $1 मिलियन स्लाइड से आया है, और क्या कैसे है बोल, कैसे है बोल, $1 मिलियन स्लाइड से आया है। चल अब यार देख, थोड़ा फील ऑफ फिजिक्स देख, फील ऑफ फिजिक्स। सर क्या होता है ये, देख बता तू। मान ले भाई कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है m मास का, और उसको हमने रख दिया इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। किस पर रख दिया? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने इसको रखा है, क्या रखा भाई? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। अब हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है तुम्हारा स्मूथ है, स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है, और इस पर मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ टेरा फोर्स लगा रहा हूं। इस पर मैंने इधर फोर्स लगाया है, इधर फोर्स लगा, लिखना नहीं है अभी, देखो इधर फोर्स लगा है। अब एक टेरा फोर्स लगाने की वजह से ये कुछ इस तरफ, इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ इस डिस्प्लेसमेंट किया है। कहां किया है? इस डिस्प्लेसमेंट किया। इधर फोर्स लगाने से इसमें वेलोसिटी v आगे की तरफ डेवलप हुई, ऊपर नहीं गया है।
आ गया, आगे की तरफ गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे मैं फोर्स लगा रहा था, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी v गेन हुआ है, वेलोसिटी गेन हुआ, ये पहले रेस्ट में था, रेस्ट में था। जब मैंने फोर्स लगाया, देखो ऐसे टेढ़ा फोर्स लगाया, तो इस फोर्स के लगाने से ये ऊपर नहीं गया। ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि mg नीचे खींच रहा होगा। ये थोड़ा सा ससते आगे गया, इसमें कुछ वेलोसिटी आ गया, है ना, इसमें कुछ वेलोसिटी गेन हुआ है, गेन ड्यू टू फोर्स, इस फोर्स की वजह से गेन हुआ है, ठीक है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि बताओ कि सिंपल से डायग्राम में कि जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा था और मैंने टेढ़ा फोर्स लगाया तो एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा भागा, वाई में क्यों नहीं भागा? क्योंकि नीचे इसको mg खींच रहा था, आगे गया। तो ये पूरा का पूरा फोर्स मेरे काम आया कि इसका एक इफेक्ट एक्स में काम आया, कि इसका इफेक्ट वाई वाला काम आया। कौन सा फोर्स काम आया? मैं सिंपल सी बात ये कर रहा हूं, देख, मैं सिंपल सी बात क्या कर रहा हूं, देख, मैं बात ये कर रहा हूं कि मान ले यहां पर ये सरफेस है और यहां पे मैंने कोई ये ऑब्जेक्ट रखा और इसको पकड़ के मैं ऐसे टेढ़ा खींच रहा हूं, देख ऐसे टेढ़ा, मैं ऐसे खींच रहा हूं। जब मैं ऐसे खींच रहा हूं तो ये जो फोर्स है एफ, उसने अपने पूरी शक्ति से काम करिए, अपनी पूरी शक्ति से काम करिए कि इसका एक कंपोनेंट या एक इफेक्ट ही काम में आया है या इसका दूसरा इफेक्ट कंपोनेंट काम में है। कौन सा मेरे काम का है या कौन सा इस ऑब्जेक्ट के काम का है? तो तुम बोलोगे सर ये टेढ़ा फोर्स लगाया है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट हम आगे ले सकते हैं, जैसा कि हम पढ़े हैं। तो इस एफ का एक कंपोनेंट आगे होगा एफ कॉस थीटा, इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा एफ साइन थीटा। ऊपर साइन ही कंपोनेंट क्यों होगा जल्दी बता? ऊपर साइन कंपोनेंट ही क्यों होगा जल्दी बता मेरे लाइल, जल्दी बता। तो जिधर हम थीटा एंगल लेते हैं उधर कॉस कंपोनेंट होता है। तो एफ का कंपोनेंट आगे होगा कॉस, एफ का कंपोनेंट ऊपर होगा साइन। अब इस ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी गेन हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबल एफ कॉस थीटा है, बस एफ नहीं है, एफ साइन थीटा भी नहीं है। कौन है? एफ कॉस थीटा है, सिर्फ एफ कॉस थीटा है। कल को मान ले एक सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा, सरफेस पे ऑब्जेक्ट स्मूथ ऑब्जेक्ट, सरफेस है, सरफेस स्मूथ है, ये मस्क ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया, एकदम दबा दिया, ऐसे कुछ ऐसे दबा दिया, इसको कचर दिया एकदम सीधा साला, और ये स्मूथ सरफेस पे v वेलोसिटी से चल रहा था, ये मूविंग है। अब मुझे बताओ ये जो v वेलोसिटी से चल रहा है, ये v वेलोसिटी इस फोर्स के लगने से बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल लॉजिक, सिंपल एकदम, बढ़ेगा कि घटेगा? सर क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं कि एक स्मूथ सरफेस है, उस पर ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक स्मूथ सरफेस है उस पर ऑब्जेक्ट चल रहा है, देखो ऑब्जेक्ट चल, एक स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस, ये स्मूथ सरफेस, इस पर ऑब्जेक्ट रखा है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, और मैंने एफ फोर्स इसको दबा दिया। अब इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? अब बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? ऑप्शन ए, सर ऑब्वियस सी बात है, घट जाएगी ना, दबा दोगे उसको, डिक्रीज, बी इंक्रीज, और सी नो इफेक्ट। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बढ़ेगी घटेगी कि सेम रहेगी? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ। जिसका आंसर आया है ना भाई साहब ए, वो तो आज शहीद हो जाएगा, वो आज शहीद हो जाएगा। जिसका आंसर आया ना, ये घोप दूंगा आज मैं, देख कितना बड़ा डंडा है, इसी सुरंग में घुसा के मारूंगा, देख। जिसका जवाब ए आया है ना, ये नॉर्मल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं चोर पकड़ना चाहता हूं। 46% लोग इस क्लास में चोर हैं, 46% लोग। ये 46% लोगों को मौसी की कसम है, तुम्हें अपने मौसी की कसम है, जो भी तुम्हारी मौसी है उसकी कसम है, कि 4 चप्पल पकड़ के मारोगे, 2 इस गाल पे 2 इस गाल पे, 4 चप्पल। मौसी की कसम है, 4 चप्पल मारोगे, मौसी की कसम, 4 चप्पल मारो। जूता मिले तो जूता मारो, सैंडल मारो, ठीक है। सही आंसर सी है, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? हमारी मौसी नहीं है तो तेरे पड़ोसी की मौसी की कसम, तेरी बुआ की कसम मार, ऐसे थोड़ी ना होता है। बुरबा कहीं का करा, मौसी नहीं है हमारा। देख इधर, ध्यान से सुन। ये कैसा सरफेस है? स्मूथ। तो क्या इस डायरेक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है? नहीं सर, स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो आएगा नहीं। हाँ, इस पर एक फोर्स लगेगा mg नीचे, तो mg का इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में लगने की वजह से वर्टिकल होगा, फोर्स का इफेक्ट भी वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में इस फोर्स का तो इफेक्ट ही नहीं होगा ना,
हॉरिजॉन्टल है। मैं कैसे घटा दिया तूने, कैसे घटा दिया? तुम्हें लगा कि सर ऐसे ऑब्जेक्ट चल रहा था, आपने इसको ऐसे दबा दिया, तो दबा दोगे तो सर वो तो रुक जाएगा, दबा दोगे तो। अरे बुर्बक, या मैं दबाऊंगा ना, ऐसे कंप्रेस करूंगा, ऐसे दबाऊंगा तो यहाँ पे नॉर्मल बढ़ जाएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, ये बताऊंगा आगे। और नॉर्मल बढ़ने से यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन बढ़ जाता, लेकिन मैंने तो स्मूथ लिया, मैं तो स्मूथ लिया, स्मूथ सरफेस लिया। अब स्मूथ सरफेस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। और तुमको बताया था मैंने कि वाई डायरेक्शन का फोर्स या वाई की एक्सेलरेशन एक्स की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं डालेगा। ये वेक्टर है, ये ऊपर वाला अलग होता है और हॉरिजॉन्टल वाला अलग होता है। जब मैं तुम्हें एक्स में इफेक्ट पूछूं तो वाई के वेक्टर का, वाई के फोर्स का एक्स में इफेक्ट कैसे आएगा? तो तुम्हें ना, तुम पता है कैसे जवाब दियो? कोई गलती नहीं तुम्हारी, एक्चुअल में क्या है कि तुम भोंद हो, तुम पता है कैसे जवाब दियो कि सर ऐसे ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसको हम ऐसे पकड़ के दबा देंगे तो रुकेगा ना सर जी। वो रुकता उस फोर्स से नहीं है, रुकता फ्रिक्शन से है। ये तुम दबा दोगे ना इससे, तो जैसे दबाओगे तो यहां पे रफ सरफेस पे इंटरलॉकिंग मजबूत हो। जैसे कोई सरफेस ऐसा चल रहा है, तुम दबाओगे तो ये इंटरलॉक्ड हो जाएगा, है ना। स्मूथ रफ होता, अगर रफ होता तो तेरा आंसर सही था। रफ होने से क्या होगा, ऐसे दब जाएगा, और जैसे ये दब गया तो इंटरलॉक हो गया, आगे चलने से फ्रिक्शन रोकेगा। लेकिन फ्रिक्शन था ही नहीं यहाँ पे, फ्रिक्शन था ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसे तो एफ का कोई इफेक्ट यू में होगा ही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, ये फोर्स का पूरा यूज ही नहीं किया इस ऑब्जेक्ट ने। इस फोर्स की वजह से जो वेलोसिटी गेन हुई है वो इस फोर्स से नहीं हुई, इस फोर्स के कंपोनेंट से हुई है बस। मतलब इसका कोई यूज नहीं है सर ना। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर, ये भले लॉज ऑफ मोशन का, लेकिन तुम तो थोड़ा फील कर सकते हो ना। हाँ सर समझ में आया। तो एक ऐसा केस और सिचुएशन बनता है जिसमें जब फोर्सेस या कोई दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसका इफेक्ट आता है, परपेंडिकुलर होने से उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। इस फोर्स का कोई इफेक्ट यू में नहीं है, इस फोर्स का कोई इफेक्ट यू में नहीं है। ये यू आया भी है तो एफ कॉस थीटा से, यू जाएगा भी तो इधर जो फोर्स होगा उसी की वजह से जाएगा। अगर पहले से यू था तो इधर का फोर्स आएगा, वो यू बढ़ा सकता है। समझ में आया? हाँ सर। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि आप बात करना और समझाना चाह रहे हो कि अगर फोर्स पैरेलल हो तभी उसका इफेक्ट आता है। हाँ, अगर फोर्स पैरेलल हो तभी उसका इफेक्ट आता है। जैसे मैं मान लो कि एक ऑब्जेक्ट लेता हूं एम मास का, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देता हूं, सर रख दिया आपने। अब मैं इधर फोर्स लगाता हूं एफ, और इसके वजह से ये खिसक के ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, यहां तक आता है। ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से चल के ऑब्जेक्ट जो ये डिस्प्लेस करके यहां आया है, इस डिस्प्लेसमेंट में क्या इस पूरे फोर्स का रोल होगा कि थीटा एंगल पे जो फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट ही आएगा? सर एक कंपोनेंट ही आएगा। तो यहां पे वर्क डिफाइन करते हैं ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स। अगर मैं एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं तो एक्स एक्सिस वाला ही फोर्स लूंगा और उसको प्रोडक्ट कर दूंगा, एफ एक्स इंटू एस एक्स, एक्स वाला फोर्स। तो इसका एक्स वाला फोर्स क्या आएगा? ये आएगा, और एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट एस है। जो इसका वाई वाला फोर्स है वो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि वाई में ऑब्जेक्ट गया ही नहीं। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला लेते हैं? सेम डायरेक्शन वाला। तो आप ये कह सकते हो कि एफ एक्स जो है वो फोर्स का कंपोनेंट, देखो एफ है, इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, एफ वाई और एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स, एफ वाई और एफ एक्स। हमारे काम का एफ वाई नहीं है, हमारे काम का एफ वी नहीं है, फोर्स का एक कंपोनेंट। तो हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स। किधर का कंपोनेंट ऑफ फोर्स? कौन सा वाला? सर एक्स वाला नहीं, जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया वो वाला। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा ले रहे हो, जिधर हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट, उधर फोर्स का कंपोनेंट। इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट माने होता है कि मान लो तूने दो वेक्टर लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की तरफ लो और बी से मल्टीप्लाई करो, या बी का कंपोनेंट ए की तरफ लो, ए से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब ये हुआ, आप लिखेंगे कि मान लो ये वेक्टर है आपका ए और ये वेक्टर है आपका कोई बी, और इन दोनों में एंगल बन रहा है थीटा। तो हम कह रहे हैं कि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है, हम डिफाइन करते हैं कि इस बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए की तरफ आएगा, मतलब बी वेक्टर का ये कंपोनेंट ए की तरफ आएगा बी cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा बी sin थीटा। देखो दो वेक्टर है जिसमें एक सीधा था और एक टेढ़ा है। जो सीधा है वो तो पूरा का पूरा सीधा है, जो टेढ़ा है उसका दो कंपोनेंट लिया, एक्स में सीधा और वाई में सीधा। क्या ये बी sin थीटा मेरे किसी काम का है? अगर इसको सेम डायरेक्शन वाले को चिपकाना चाहता हूं तो नहीं सर, ये मेरे काम का नहीं, उधर ए है भी नहीं। तो बी cos थीटा इंटू ए लिखते हैं, तो लिखते हैं ए बी cos थीटा। इसका क्या मतलब है कि हमने सर प्रोडक्ट किया है दो वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट को, ये तो पूरा ही आगे और बी का कंपोनेंट ए की तरफ, इसको कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। जहां पे ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताओ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और यहां से मैंने आपको फील दिलाया कि फिजिक्स में हमें कहां पे ऐसी जरूरत पड़ती है जिसमें हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने से चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। अगर मैं बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं ए से और ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ देगा ही नहीं रिजल्ट। इस फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट हमारे लिए काम का है जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ हुआ, यही तो अभी तक फील करा के लाया मैं तुम्हें।
ये तो फील करा के लाया। जैसे मान लो ये दो वेक्टर है, जैसे मान लो ये दो वेक्टर है और इन दो वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, रिजल्ट ही नहीं। ये दो वेक्टर है, इनका मैं प्रोडक्ट करूं, ये दो वेक्टर है, इसका मैं प्रोडक्ट करूं, ये दोनों खुश हो जाएगा। अगर ऐसे वेक्टर है, इस दो वेक्टर, एक ये और ये बी, इस बी का कंपोनेंट ये ले लूं, तो इस दोनों वेक्टर को मजा तब आता है जब इनका पैरेलल कंपोनेंट एक दूसरे की तरफ कुछ आता है और हम उन दोनों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर करने वाले तो सिंपल सी ये बात, सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आता है ए बी कॉस थीटा। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट प्रोडक्ट करने का तरीका है। जो डॉट प्रोडक्ट है वो पैरेलल वेक्टर को प्रोडक्ट करने का तरीका है। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? पैरेलल वेक्टर को प्रोडक्ट करने का तरीका है। और जब हम ऐसा डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। सर स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्या स्केलर का प्रोडक्ट कर रहे हैं? नहीं, हम स्केलर का प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वेक्टर का प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया है। लेकिन ये जो दोनों वेक्टर है, ये जो दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर का रिजल्ट आता है, रिजल्ट वो स्केलर होता है, स्केलर होगा। दो वेक्टर के रिजल्ट, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होता है वो स्केलर होता है। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। अब एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे वर्क, क्या आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, याद है? हाँ सर पढ़े तो है, ऐसे ही याद है। हाँ, पावर, पावर, पावर बेटा फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। और पावर में कोई डायरेक्शन नहीं होता, पावर स्केलर है, 10 HP मतलब 10 हॉर्स पावर, तो पावर पावर है ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी तो स्केलर है, याद करो। पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस इलेक्ट्रोस्टैट में P डॉट E, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है U बराबर माइनस P डॉट E। तो ये सारे क्या स्केलर है, कैसे आए हैं? दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। देखो ना, बता दिया तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी, देखो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन हुआ स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर होगा। उसका एग्जांपल भी उधर बता दिया। समझ में आया? चलो इसको लिखो, m डॉट बी भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही है, एम बी कॉस थीटा। P बराबर VI भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। फ्लक्स, यस वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से ये फ्लक्स स्केलर आता है। देखो फ्लक्स क्या होता है, स्केलर आता है। तो दो वेक्टर का जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दो वेक्टर का जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर आएगा। इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। लिखो, मैं फुंदी नदी का जूसा लेके आता हूं, जैसे इसको पूरा लिखो और ये लिख लो ना बेटा, कितना अच्छे से तुमको फील दिलाया मैं कि वर्क में देखो फोर्स का हमारा डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वही यूज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है सिर्फ वही यूज हो रहा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। उसी से फील लेके मैं तुम्हें डॉट प्रोडक्ट समझाने की कोशिश किया है ना। देखो इसको भी एग्जांपल की तरह लिख लेना और इसको लिखो जल्दी से, और ये तो लिखना ही है, फटाफट लिखो। टॉर्क तो वेक्टर होता है ना बेटा, टॉर्क तो वेक्टर होता है। लिखो जल्दी से। लामी थ्योरी सर, लामी थ्योरी मौसी लेके भाग गई, मौसी देके जाएगी तब पढ़ाऊंगा। जल्दी लिखो इसको, जल्दी, कम ऑन। जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन भैया। कितने खराब हो तुम। मैं यहां पे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के थक गया कि हमको दो वेक्टर का कोई भी पैरेलल कंपोनेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करना है बस, और उसमें मल्टीप्लाई करने पर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल कॉस थीटा लेते हैं। ये तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा है, तुमको आरती गाना भजन ये सब देखो। हे प्रभु, कर्म ही पूजा है। हे प्रभु, भगवान और कुरान और भागवत गीता और बाइबल सब में लिखा गया है भगवान ही नहीं, सॉरी, कर्म ही पूजा है। आप जितना अच्छा कर्म करते हैं आपको पूजा का फल मिलता है। कर्म ही पूजा है, ठीक है? तो कर्म करिए, कर्म करिए।
इतना मेहनत से ये समझाया दो वेक्टर को कैसे लेते हैं, और देखो एग्जांपल से समझाया कि देखो डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल कहाँ कहाँ है, 4 एग्जांपल पढ़ाया, ये सब नहीं सर, सब आरती करो। चलो लिख लिया होगा, फटाफट लिखो यार, जल्दी अपने को निकलना है यहाँ पर, जल्दी लिखो। और चलो एक सवाल अभी कराऊंगा, टाइम टैफिस हो जाएगा। चल ये सवाल कर, चल ये सवाल कर, चल। दिस इज पॉसिबल ऑपरेशन और बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, ये तुमको बताना है। बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, ये तुमको बताना है, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, ये 4 ऑपरेशन किया है मैंने, आपको बताना है बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। जल्दी बताओ, बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। चलो अब टाइम टैफिस कर जाएगा सर, अब नहीं समझ आ रहा है सर जी। बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। करो अब टाइम टैफिस। सर अब नहीं समझ में आ रहा सर, क्या क्या आपने लिख दिया सर जी। मास्टर हमको ना बुझा रहा लो रे, मास्टर हमको नहीं बुझा रहा रे। अब कर, अब टाइम टैफिस। हो गया, अपसेट हो गया मैं, सेट हो गया मैं अब, हाँ अब सेट हो गया। चलिए अब आइए, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। पहला ऑपरेशन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा सी वेक्टर, ए वेक्टर बटा बी डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सिंपल बी, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कौन सा पॉसिबल है सोचो, और एक ही ऑप्शन सही है। कह रहा सर मल्टी करेक्ट बुझा रहा है हमको, है एक ही ऑप्शन सही है, मल्टी करेक्ट बुझा रहा है। अभी तो तुमको बहुत कुछ बुझाएगा, रुक ना, रुक जाओ, अभी तुमको बहुत कुछ बुझाएगा, अभी मल्टी करेक्ट बुझा रहा है हमको, और इसको लिखना भी अच्छे से। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, मजा आ जाएगा। अभी देख, अब डॉट प्रोडक्ट तेरे खून में उतार देता हूं, देख। तो सिर्फ और सिर्फ सी पॉसिबल है, बाकी सब रॉन्ग है। और 43% लोग ही सोच पाए, और तुक्का ही तो लगाना, देखो ना कैसे हुआ है, 33, 10, 43 ऐसे तुक्का लगा है, 12% लोग। अब बताता हूं तुम्हें, ये गलत है, रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जैसे ही तुमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या स्केलर आ गया। हाँ सर स्केलर आ गया। अब स्केलर का डॉट प्रोडक्ट तुम सी वेक्टर के साथ ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट नहीं है। क्या डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर एक स्केलर का हो सकता है? नहीं भाई, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है, तभी तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखोगे। सर ऐसे सिंपल प्रोडक्ट तो सिंपल कर सकते हो, डॉट वाला नहीं कर पाओगे ना। डॉट हमेशा दो वेक्टर का ही होता है, वो तो स्केलर इंटू, ये स्केलर इंटू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिंपल। देखो जैसे 4 ए वेक्टर, ये सही है, लेकिन 4 डॉट ए वेक्टर, ये वेक्टर, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूं स्केलर को वेक्टर से प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्केलर को वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते प्रभु। अच्छा ये देख, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा सर, स्केलर होगा। ए डॉट बी स्केलर आता है, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को स्केलर कहते हैं। तो दो वेक्टर का जैसे डॉट लिया स्केलर है, स्केलर बटा सी वेक्टर, सॉरी स्केलर बटा वेक्टर तो डिफाइन नहीं है। अब ये बोल, ये तुम्हारा ए वेक्टर है बटा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये स्केलर हो जाएगा। तो एक वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो ये गलत है, क्योंकि एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने लिया है, मतलब ये कह रहे हैं कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर के साथ, दो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर के साथ नहीं होता है। बताओ कैसा चमका कि नहीं चमका। तो हम जो यहां पे पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो आखिर पढ़ क्या रहे हैं, बताओ। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं सर, हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। लो कितना जहन में खून में उतर गया डॉट प्रोडक्ट की, नहीं बताओ थोड़ा तुमको समझ में तो आया कि डॉट प्रोडक्ट हम किसका लेते हैं, दो वेक्टर का लेते हैं। फिर से समझो, मान लो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, चलो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, सर थीटा है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में, जो एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा है, क्या वो सही है? हाँ दोनों का टेल मिल रहा है, सही है। अब हम ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले, तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले सकता है क्या सर? लेकिन कंपोनेंट तुम टेरे का लेते टेरे का है, लेकिन लेना हो तो ले तो सकते हैं। चलो लेके दिखाता हूं, यही काम करते हैं, पहले तुम्हें यही समझाते हैं। चलो ये देखो वेक्टर, ठीक है बेटा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए और बी वेक्टर बढ़िया बना हुआ है, इधर कॉपी कर लेते हैं, इधर आओ। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, कि ए वेक्टर का दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये थीटा है, इससे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच रही है, बी और इस डॉटेड लाइन में एंगल है 90 का। बी और डॉटेड लाइन में, मतलब बी से, बी वेक्टर से ये डॉटेड लाइन हमने खींच लिया, ए का कंपोनेंट थीटा की तरफ, क्या इस लाइन में ये ए है, ए का कंपोनेंट इस थीटा की तरफ, इस लाइन में क्या ए cos थीटा आएगा? हाँ सर। और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, इसको तुम मान लो y एक्सिस, इसको मान लो x एक्सिस, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो। तो ए का कंपोनेंट थीटा की तरफ ए cos थीटा, ए का कंपोनेंट थीटा की तरफ ए cos थीटा, और ए का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, ए sin थीटा। अब हमने क्या सीखा है सर? हमने सीखा है
कि दो वेक्टर में से किसी एक का कंपोनेंट लो दूसरे की तरफ और प्रोडक्ट कर दो। अब मैं प्रोडक्ट किसका करूंगा? क्या मैं ए साइन थीटा का प्रोडक्ट करूं? नहीं, ए साइन थीटा तो इधर आ रहा है, बी तो यहां है, बी से तो परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। हम मैं बी का मैग्नीट्यूड और ए कॉस थीटा का प्रोडक्ट करना है, ये डिफाइन होगा ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कॉस की तरफ बी की तरफ ए कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी की तरफ ए कॉस थीटा और इनटू बी वेक्टर ए, यह आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। यहां से तुमको क्या सीखने को मिला कि हम जब कंपोनेंट लेंगे तो जरूरी नहीं है कि पहले वाले का ले, हम पहले वाले का कंपोनेंट दूसरे वाले की तरफ ले, या दूसरे का बी का कंपोनेंट इधर लेना। जरा एक बार बेटा, बी का कंपोनेंट इधर लेना, तो बी का कंपोनेंट थीटा की तरफ इधर आएगा बी कॉस थीटा, और इसी बी का कंपोनेंट इधर जाएगा बी साइन थीटा। ये देखना विजुअलाइज करना थोड़ा आसान है, बी साइन थीटा मेरे काम का नहीं है, बी कॉस थीटा और ए मेरे काम का है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा ए का पूरा मैग्नीट्यूड और बी का वो मैग्नीट्यूड जो ए की तरफ है बी कॉस थीटा। अब मुझे बताओ मैं ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों सेम आया कि नहीं? दोनों सेम आया कि नहीं? देखो ना, यहां पे ए का कंपोनेंट बी की तरफ ए कॉस थीटा और इनटू बी, दोनों पैरेलल को मल्टीप्लाई कर दो, ए कॉस थीटा बी, देखो ए कॉस थीटा बी। यहां पे क्या किया, बी का कंपोनेंट ए की तरफ लिया, बी कॉस थीटा इनटू ए, देखो ए बी कॉस थीटा। अब यहां पे ढंग से सोचो तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहां पे हमने ए का मैग्नीट्यूड लिया, बी का मैग्नीट्यूड लिया और दोनों के बीच का एंगल लिया। क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं बी कॉस थीटा को क्या बोल सकता हूं? बी कॉस थीटा बी का वो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा जो ए की तरफ है, तो क्या मैं लिखूं ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी का कंपोनेंट ए की तरफ, या मैं इसको ऐसे लिख लूं बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या तो पूरा ए ले लो और फिर बी का कंपोनेंट ए की तरफ ले लो, पूरा ए ले लो और बी का कंपोनेंट ए की तरफ ले लो बी कॉस थीटा, या पूरा बी ले लो और ए का कंपोनेंट बी की तरफ ले लो, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, एक ही चीज है। अब मान लो कि मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, जहां मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया 3, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 4 और कॉस थीटा दोनों के बीच में एंगल बिटवीन देम दिया है, एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बताओ क्या होगा? ये सवाल है सिंपल सा, बताओ क्या होगा? तो सर आपने बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, जहां ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 है, इनटू कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, तो 4 तिहाई 12 इनटू कॉस 60 होता है हाफ, 6, खत्म। ये करना है 6, और इतना इजी है भाई, इतना इजी है। बस तुमको ये मैंने पता है मुश्किल करके सिखाया है थोड़ा ये। अब क्यों सिखाया मुश्किल करके पता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना अंडरस्टैंडिंग रहेगी। साला ये ऐसा नहीं है कि बी का कंपोनेंट ही लेते हैं हमेशा। हमने लिया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल है, तो या तो बी कॉस थीटा लो, बी का कंपोनेंट की तरफ बी कॉस थीटा, या ए कॉस थीटा लो तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ ए कॉस। देखो ना ये थीटा एंगल है, तो ए का कंपोनेंट इधर लेंगे तो ए कॉस थीटा, देखो ए का कंपोनेंट लेंगे इधर ए कॉस थीटा, इस दोनों का प्रोडक्ट कर दो, देखो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो मल्टी डायमेंशनल तुम्हें पता होना चाहिए कि ए का कंपोनेंट बी की तरफ लिया, बी से मल्टीप्लाई किया, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग बी का कंपोनेंट लिया, ए से मल्टीप्लाई किया, बस खत्म। ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। ये फील आना चाहिए अच्छे से, ये फील आना चाहिए अच्छे से। अब कल को मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ कि एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, इसका आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा है। क्या आई कैप इज अ वेक्टर? यस, आई कैप इज अ वेक्टर ना, आई कैप इज अ वेक्टर, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। तो आई कैप है क्या? सर आई कैप तो वेक्टर है, हाँ वही तो मैं कर रहा हूं, आई कैप वेक्टर है। व्हाट इज आई कैप? साइन क्यों नहीं लिया? अब तुमको उभर क्या है? यहीं पे तो पूरा तुम्हें कंसेप्ट इतने देर से मैं पढ़ा रहा था। चलो, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड बोलो, तो आई वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड बोलो 1, दूसरा आई कैप का मैग्नीट्यूड बोलो 1, और आई कैप इनटू आई कैप दोनों पैरेलल है क्या? आई दोनों एक्स एक्सिस में आई, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो बोलो ये क्या आ जाएगा? सर 1 आ जाएगा। आई डॉट आई क्या होता है? 1। अच्छा जी, यस। आई डॉट जे क्या होता है? सर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो cos 90। बोलो आई डॉट जे, ये परपेंडिकुलर होते हैं ना भाई मेरे, ले तीनों ले आया, तो कहता 3 चाहिए सर जी हमको, 2 से मन नहीं लगता है, ले तीनों ले आया। क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? हाँ सर जी ये तो परपेंडिकुलर है। तो देखो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल। अब बोलो cos 90 क्या होता है? 0। अब बोलो जे डॉट जे, सर जे डॉट जे तो फिर 1 हो जाएगा, सेम पैरेलल है ये। के डॉट के, सर के डॉट के भी पैरेलल है, 1 into cos 0 1 आ जाएगा। के डॉट जे, सर के डॉट जे परपेंडिकुलर है, 0 हो जाएगा। जे डॉट के, जे डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट आई बोलो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 0 कितने हुए? 3, और 1 कितने हुए हैं? 3। इसमें 3 ही वेक्टर है, तीनों का 3 के साथ पेयर बनाओगे 9 पेयर बनेगा। आई और आई सेम है तो 1, जे और जे सेम है तो 1, और एक और 1 बनना चाहिए, के और के सेम है तो 1। देखो आई और आई सेम है तो 1। एक काम करो ना, इस चाचा को उठा के नीचे ले जाओ, थोड़ा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ले भाई देखो ये तीनों तुम्हारा 1 है, क्यों? क्योंकि सेम है।
देखो सेम सेम है, यहां पर तीनों जीरो है, बोलो क्यों? अपोजिट अपोजिट है सर जी। अरे सर जी तो दिख रहा है साफ साफ, देखो तीनों जीरो है। क्यों जीरो है चाचा? क्यों जीरो है चाचा? के डॉट जे, के डॉट आई, आई डॉट जे, तीनों जीरो है। सेम सेम वाला वन होता है, सेम सेम वाला वन होता है। बोलो आई डॉट आई वन, प्रूफ किया मैंने, ये प्रूफ किया तेरे सामने, आई डॉट आई वन क्यों हो रहा है, ये क्या किया? प्रूफ किया मैंने, प्रूफ किया ना भाई। आई डॉट जे जीरो क्यों है? सब दोनों परपेंडिकुलर है। अब मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पास पूरी संपत्ति, इसका पता है इस वेक्टर का एक्स भी था, इस वेक्टर का एक्स भी था, एक्स में इसका मैग्नीट्यूड था, इस वेक्टर का वाई भी है और इस वेक्टर का जेड भी है। भाई साहब देखो किस कैसा वेक्टर है, इस वेक्टर के पास एक्स भी है, हाँ, इस वेक्टर के पास वाई भी है, इस वेक्टर के पास जेड भी है, और एक वेक्टर भी, भाई ये भी बहुत मस्त है, इसके पास बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वी एक्स आई कैप, इस वेक्टर का वाई भी है और इस वेक्टर का भाई साहब जेड भी है, तीनों है। इस वेक्टर का आई भी है, जे भी है, के भी है, तीनों इस वेक्टर के पास है, तीनों इस वेक्टर के पास है। मौज ही मौज इस वेक्टर का। अब अगर मैं इस दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट कर दूं, डॉट प्रोडक्ट, सर ए पूरा, तो ए पूरा का पूरा लिखेंगे, एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। आई डॉट प्रोडक्ट किया नहीं है, करूंगा। और बी बोलो सर, बी ए, ये आ गया तेरा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हे मूर्ख प्राणी जनता, क्या आप ये जानते हैं कि अगर मैं ए प्लस बी का प्रोडक्ट करूं सी प्लस डी से, तो क्या आप ये मूर्ख जनता प्राणी जानती है कि अगर मैं ए प्लस डी का प्रोडक्ट कर रहा हूं सी प्लस डी से, तो पहले ए सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी, फिर ए डी से मल्टीप्लाई होगा ए डी, फिर बी सी से मल्टीप्लाई होगा बी सी, फिर बी डी मल्टीप्लाई होगा बी डी। हे मूर्ख जनता, क्या आपको यह पता है? हे प्रभु, क्या आप जानते हैं कि ए प्लस बी का प्रोडक्ट में सी प्लस डी से करता हूं तो ये पहले आएगा ए सी, ए इंटू सी, फिर ए से पहले सी को मल्टीप्लाई किया, फिर ए डी, फिर बी सी, फिर बी डी। जानते हैं प्रभु? ठीक है। अब यहां आइए, तो सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप के साथ। सर ये ध्रुव का इसमें तो तीन है, तो तीन लेना, एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, तो एक्स इंटू बी एक्स उसका मैग्नीट्यूड है, आई कैप तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1। सही है क्या? सही है। अब एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप के साथ करो, तो एक्स इंटू बी वाई आई डॉट जे आएगा, और आई डॉट जे क्या हो जाएगा? 0। मतलब एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप के साथ किया आपने, तो एक्स इंटू बी एक्स, वैल्यू उसको आई इंटू आई 1। अब यहां तो एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप के साथ करोगे तो सर आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा, फिर एक्स आई कैप का के कैप के साथ करोगे तो भी 0 हो जाएगा। हाँ सर रहने दो मत करो, छोड़ो, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, तुम देख रहे हो, हटाओ। अब देखो जे का जे डॉट आई, सर जे डॉट आई अभी पड़ा 0 होता है। अब ए वाई का बी वाई के साथ जे डॉट जे 1, तो यहां आएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे, प्लस जे का के साथ भी 0, फिर आएगा के का आई के साथ 0, के डॉट जे 0, के डॉट के बनेगा ए जेड बी जेड के वेक्टर डॉट के वेक्टर। तो यहां से प्रभु आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक्स बी एक्स आएगा, प्लस ये 0 हो गया, ये ए वाई बी वाई आएगा, प्लस ए जेड बी जेड आएगा। देखिए ऐसा है कि एक इंसान का दर्द उसी के जैसे लोग ही समझ पाते हैं। मेरा दर्द आप नहीं समझ पाएंगे, आपका दर्द मैं नहीं समझ पाऊंगा। कई बार मैं अपनी सारी भावनाएं आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों अलग अलग हैं, जुदा जुदा, हम दोनों अलग अलग हैं, जुदा जुदा। सेम एक जैसे लोग ही एक दूसरे का दर्द समझते हैं। अरे एक आदमी का एक्स दूसरे आदमी के एक्स के साथ बैठेगा, क्योंकि एक्स एक्स का दर्द समझता है। एक का वाई दूसरे के एक्स के साथ नहीं बैठेगा, वाई वाई के साथ बैठेगा, क्योंकि वाई की अलग कहानी है, उसकी अलग जिंदगी चल रही है। एक का जेड दूसरे के जेड के साथ बैठेगा, क्यों वाई? क्योंकि भाई दोनों का दर्द अलग है। तो एक जैसे ही लोग एक दूसरे का दर्द समझते हैं। अलग टाइप के लोग हो तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। तो देखो एकदम कट्टर है, इसका एक्स भाई साहब ए का एक्स जाके बी के एक्स के साथ बैठ गया और एक दूसरे की बुराई कर रहा है। ए का वाई कंपोनेंट बी का वाई कंपोनेंट एक साथ चिपक के बैठ गया, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अब चिपका क्यों? क्योंकि दोनों को मिला रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। हम दोनों को क्या कर रहे हैं? हम दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं सर। जैसे हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, जैसे ही हम दोनों का प्रोडक्ट जैसे ही हम दोनों का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जैसे हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये आया आपका ए वेक्टर सनसनाता हुआ, यस सर जी। ये रहा बी वेक्टर, इसका प्रोडक्ट हम करेंगे तो इसका एक्स वाला एक साथ बैठेगा, वाई वाला एक साथ बैठेगा और जेड वाला एक साथ बैठेगा। अब ये पूरा जो रिजल्ट है वो आपका स्केलर रिजल्ट आएगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? बोलो। ठीक है, एक जाति वाले लोग एक जगह बैठ गए, दर्द क्या होता है? तो देखो वाई तो वाई के साथ मजे लेगा, एक्स एक्स के साथ मजे लेगा, जेड जेड के साथ मजे लेगा, सब अलग अलग रहेंगे। समझ गए? आपने तो रुला दिया, तो मैंने तो नहीं रुलाया तो तेरे पास्ट में है तुमको। मैं थोड़ी ना कौन होता रुलाने वाला, तुमको कौन रुलाया है? तुम्हारे पास्ट में है ना, तुम्हारा एक्स ने तुमको रुलाया। अब तुम एक्स को छोड़ो, वाई की तरफ बढ़ो
y में y मिलाओ, z में z मिलाओ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो फटाफट, a वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये b वेक्टर है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। अब मुझे इसका a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है। क्या करेंगे? क्या यहाँ पे पूरी मजदूरी करनी जरूरत है? a और b को लिखना जरूरी है? नहीं, आप सीधे लिखेंगे i का i के साथ करेंगे 3 दूना 6 सीधा, बस ये x है, ये bx है, इसका x इसका x को प्रोडक्ट करो, इसका क्या है -2, इसका क्या है -1, तो ये होगा तुम्हारा प्लस -2 इंटू -1 ऐसे आएगा भाई, माइनस माइनस है दोनों, ये दोनों प्लस है, 3 4 12 12 आएगा, तो ये हो गया तेरा 6 -2 -1 प्लस 2, अरे माइनस प्लस 2 आएगा प्लस 12 12 6 18 2 20 20 आंसर खत्म। सर बुझा गए लोग? हाँ, इतना ही सीखना है तुमको भाई मेरे, 20 आएगा आंसर। देख फटाफट, ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। चल कर दे इसका प्रोडक्ट, a डॉट b बता क्या होगा, तो -2 और 2 -4 आएगा, एक माइनस एक प्लस है, फिर 3 3 9, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आ गया तेरा चल -9, और 6 चौका 24, ये प्लस एक माइनस, तो -24, तो तुम्हारा हो जाएगा 9 4 13 13 24 से 34 और फिर 3 37 -37 आएगा क्या, 8 और 9 17, ठीक है -37 आएगा क्या, बस इतना करना है तुम्हें। अब इसमें भी रिपीट बोला ना भाई साहब, ये जो गोली मार दूंगा मैं, समझ गया क्या? तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं सर जी, आज नहीं तो कल तो समझेंगे सर, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ग्रैप्स करेंगे सर जी, ग्रैप्स। अरे ग्रैप्स इधर आ, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट समझ, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन सीखनी है, कहां कहां डॉट प्रोडक्ट की अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात बता, सबसे बेसिक चीज तुम्हें डॉट प्रोडक्ट का क्या समझ में आ रहा है, तू क्या कर सकता है, तू थोड़ा रिसर्च, मान ले तू ही साइंटिस्ट होता, तू ही डॉट प्रोडक्ट बना रहा होता, तो क्यों बनाता डॉट प्रोडक्ट बता, तू भाई रिसर्चर है एकदम, अरे बायो यो रिसर्चर, बायो यो द रिसर्चर, तू खुद रिसर्चर है और तू डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, क्यों डॉट प्रोडक्ट का इन्वेंशन कर रहा है, तू क्या करना चाहता है, बता बता क्या करना चाहता है, सब ग्रैप्स करने के लिए। कोई भी चीज कुछ करते हैं तो उसका कुछ यूज होता है, क्या यूज हो सकता है यहां पर, सोच। सर ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से पता है सर जी, ऐसा लग रहा है कि हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना सर, वो हम लिख रहे हैं ना सर जी, डॉट प्रोडक्ट का जी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना सर जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो सर जी वो आता है ए बी कॉस थीटा। अगर मान लो कि ए बी कंपोनेंट के टर्म्स में गिवन है, तो ऐसे हम ए बी का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, देखो ए डॉट बी निकाल सकते हैं, देखो जैसे निकाला है, ए डॉट बी निकाल सकते हैं, ए डॉट बी निकाल सकते हैं सर, ए डॉट बी हम निकाल सकते हैं, और ए वेक्टर डॉट बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, तो थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर निकल जाएगा, टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला यूज करके। अगर मुझे ए वेक्टर बी वेक्टर पता है कंपोनेंट के टर्म्स में, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना मैं जानता हूं, डॉट प्रोडक्ट निकालना जानता हूं, थीटा निकाल लूंगा। देख यहाँ पे पता कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी, ये कॉस थीटा आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कॉस इनवर्स। अब इसको देख के डरना नहीं कि बाप रे बाप मास्टर ने एकदम तरपा दिया, नहीं मास्टर नहीं तरपाएगा तुमको, मास्टर बहुत दयालु है, अच्छा आदमी है, मास्टर सीधा आदमी है, शरीफ है, शांत स्वभाव का, बुद्ध के राह पे चलने वाला मास्टर है, अभी रुक जाओ, डरना नहीं है, मास्टर नहीं तरपाएगा तुमको। अब तुम इसको देख के डरो नहीं, इस पर एप्लीकेशन जो है उसका सीखो एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर जो कि है आई कैप प्लस √3j कैप एंड बी वेक्टर इज आई कैप, सिंपल आई कैप, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। देखो ऐसे ले, नीचे इसको नीचे ले गए, तो ए वेक्टर बी वेक्टर हमको दिया, ये था ए वेक्टर बी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो दो वेक्टर मैंने आपको दिया सिंपल सा, दो वेक्टर मैंने आपको दिया सिंपल सा, क्या, एक वेक्टर दिया मैंने ये आई कैप प्लस √3j कैप एंड बी वेक्टर आई कैप, इन दोनों के बीच में एंगल निकालो। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लेते हैं, ए बोलो आई कैप प्लस √3j कैप, अब इसका डॉट मुझे करना है सिर्फ आई के साथ, तो आई आई क्या आएगा 1 और जे और आई क्या होगा 0, तो सिर्फ 1 ही बचा ना, इसका आई का प्रोडक्ट हुआ, इधर जे है नहीं तो 1 बचा, और ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड होगा √1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, बोलो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर 3, √4 बराबर 2, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बी तो आई कैप है सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब लिखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी क्या निकाला हमने 1, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका कॉस थीटा 1/2 कब होता है, थीटा 60 डिग्री, एंश्योर। सबसे आसान सा एग्जांपल है, और इस एग्जांपल को लेने के पीछे ना एक बहुत सुंदर लॉजिक है, क्या, भले ही तुमने मजदूरी किया, तुमने डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करके एंगल निकालना सीखा,
तूने एंगल निकाल के बहुत बड़ा काम नहीं किया है। तुम्हें लग रहा है सर हमको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने आता है डैश। ये तो देख के पता चल रहा है कि ए वेक्टर है तेरा आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप और बी वेक्टर तेरा एक्स एक्सिस का वेक्टर। बी वेक्टर इज नथिंग बट अलोंग एक्स, बस ये बी वेक्टर है, एक्स एक्सिस ही बी वेक्टर है, बी आई कैप मतलब एक्स एक्सिस है बी वेक्टर। तो ये वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं सर? ये वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, हाँ ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल ही तो ए और बी का एंगल होगा क्योंकि बी एक्स में है। तो सर ऐसे तो हम सीधा निकाल लेंगे cos थीटा बराबर इसका एक्सिस, इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस का हम सीधा निकाल सकते हैं। ए का एक्स कंपोनेंट 1 बटा इसका मैग्नीट्यूड आ गया 2, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, तो cos थीटा हाफ मतलब थीटा 60 डिग्री। तो मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था, मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था, मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो सही है, घबराना नहीं है, फॉर्मूला सही है, रिजल्ट सही देता है। क्या अगर मुझे ए वेक्टर आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप पता है, मतलब ए वेक्टर है, बी वेक्टर सिर्फ आई कैप गिवन है, मतलब बी वेक्टर आई कैप मतलब एक्स एक्सिस है, तो क्या इसका हम डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस का? ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस का जो एंगल होगा वही ए और बी होगा क्योंकि बी एक्स में है। बात आप सही कह रहे हो यार, बात आप सही कह रहे हो, एकदम गुम्स मुम्स वाली बात हो गई है। तो अब हम ए डॉट बी करते हैं। ए डॉट बी कैसे करेंगे? ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट प्रोडक्ट अभी दो वेक्टर में कराया मैंने, दो वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकाला, 1 आया, ए का मैग्नीट्यूड देखो आई कैप रूट 3 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड 2 आया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आया। अब मैंने फॉर्मूला लगाया ए डॉट बी वेक्टर ए बी cos थीटा, देखो यहां से सही आया है, देखो यहां से सही आया है। समझ में आया? तो यहां पर ऐसा नहीं है ये फालतू की मेहनत है, एक सर ये तो फालतू की मेहनत हो गई, नहीं बेटा। देखो साइकोलॉजी समझो, मेरे पीछे मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल देता हूं जिसका देख के तुमको आंसर पता लग रहा हो। इसको तो देख के पता लग रहा है ना, ए क्या बोल सर, ए वेक्टर है आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप और बी वेक्टर क्या है आई कैप, मतलब बी वेक्टर आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और ए वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स का कंपोनेंट 1 और बी का एक्स कंपोनेंट 1 एंड वाई कंपोनेंट रूट 3, तो tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, tan थीटा वाई कंपोनेंट रूट 3 बटा एक्स कंपोनेंट 1, tan थीटा रूट 3 मतलब थीटा 60 डिग्री। तीन तरीके से निकाल दिया। अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर सिर्फ आई है मतलब एक्स एक्सिस है, तो cos अल्फा से भी निकाल सकते हैं, cos अल्फा होगा एक्स कंपोनेंट 1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तीन तरीके से निकाल दिया और मैं यहां पे डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करके निकाला। कल को बहुत बढ़िया सवाल जब ये आ जाए जैसे ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, सिंपल लिया ये भी। अब मुझे एक बात देख के बताओ, बड़े आराम से देख के बताओ, क्या जो ये दो वेक्टर हमने लिया है इसमें कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है? नहीं, तो बीच में जाएगा सर। अगर बीच में जाएगा तो यहां पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालो। तो आप बोलोगे कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी cos थीटा। हाँ सर, अब बताओ इन दोनों का डॉट लो। सर डॉट लेंगे आई डॉट आई 1 एंड 1 डॉट माइनस 1 ये माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड रूट 2, अरे 1 रूट अंडर 1 कॉस का रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू cos थीटा। तो 1 माइनस 1 0 बराबर 2 cos थीटा, मतलब cos थीटा 0 आ गई। cos थीटा 0 का मतलब क्या है सर? cos थीटा 0 का मतलब है कि cos थीटा 0 तभी होता है जब थीटा 90 डिग्री हो। सर इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, इसका ये मतलब है। अब इसके ऊपर और उठ, और अब तक जो मैंने 6 लेक्चर मेहनत किया ना, वो मेहनत तुमको यहां दिखाता हूं, तुमको लगेगा कि सर मैं हूं फिजिक्स के वेक्टर का मास्टर। सर आप पीछे हटो, आओ आज से मैं पढ़ाऊंगा। अभी देख तो इस लेवल पे मेहनत करा, देख अभी छोड़। अब मैं बिना इस डॉट प्रोडक्ट के सीधा एंगल समझा देता हूं तुम्हें कैसे आएगा ये। एक बात बता, ए वेक्टर आई के प्लस जे कैप मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आई में और 1 जे में, मतलब ये वेक्टर है 1 आई में 1 जे में, मतलब बीच में आएगा एकदम। ये 1 जे कैप और 1 आई कैप है, मतलब बीच में ही तो आएगा तेरा रूट 2 45 डिग्री पर। हाँ सर, तो ये ए वेक्टर तेरा मैग्नीट्यूड रूट 2 45 डिग्री पर आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। दूसरा है एक्स एक्सिस में आई एंड वाई में -1, एक्स एक्सिस में 1 देखो ना 1 आई कैप है ये, मतलब एक्स एक्सिस में 1 एंड वाई एक्सिस में -1, तो एक्स एक्सिस का 1 कहां जाएगा सर? ये रहा सर एक्स एक्सिस का 1 ये आई कैप एंड माइनस आई कैप, ये इसी से तो माइनस जे कैप, इसी से तो बना है आपका बी वेक्टर। अब ये भी 1 तो ये 45 डिग्री पर आएगा। हाँ सर ये बी वेक्टर। अब मुझे बताओ ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, एक्स एक्सिस से 45 ऊपर 45 नीचे, इन दोनों के बीच का एंगल बोलो। अरे भाई मेरे, ये है एक्स एक्सिस में 1 वाई एक्सिस में 1, मतलब ए वेक्टर एक्स में 1 है वाई में 1 है, तो 1 का मिला के ए वेक्टर बना, ये आपका आएगा बीच में 45 डिग्री पर ए वेक्टर। और बी वेक्टर जो बना है वो 1 आई कैप -1 जे कैप से, तो 1 आई कैप एंड -1 जे कैप, क्या इसका रिजल्टेंट बीच में बनेगा? ये बी वेक्टर आएगा, ये 45 डिग्री पर। अब बताइए एंगल क्या बोला? मास्टर पीछे हट रहे, बोलो हाँ सर जी पीछे हट रहे, अब मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। हाय मास्टर हट मास्टर हट, मास्टर हट, पीछे हट जा। अब मान ले कि एकदम लेवल अप मैं दूं कुछ भी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप, बी वेक्टर इज जे आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब करो सर जी एंगल बिटवीन ए एंड बी, अब खेलो सर जी।
अब खेल के देखो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब भाई इसको विजुअलाइज करना 3D में, साला एक्स वाई जेड अजीब सा है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉपर कंसेप्ट यूज करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। सर इससे अब नहीं देखेंगे सर, हम इससे निकाल लेंगे तुरंत। कैसे, ए वेक्टर बोलो क्या होगा सर, ए है, और बी वेक्टर दो डॉट प्रोडक्ट ले लो, या डॉट प्रोडक्ट लिखोगे 2 आई कैप आई कैप तो 2 आएगा, 3j और -2 तो -5 आएगा क्या, सॉरी 3 दूना 6 -6 आएगा क्या, क्योंकि ए प्लस ए माइनस है, ये 5 से 15 -15 आएगा क्या, इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बोलो, तो ए का मैग्नीट्यूड से निकालना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड का रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 और 25 और 9 34 34 4 38 रूट 38 मल्टीप्लाई बी का बोलो 3 का स्क्वायर 9 1 10 4 14 रूट 14 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 19 माइनस 19 बटा रूट 38 मल्टीप्लाई रूट 14। अब इसको सॉल्व नहीं करना, नो नीड टू सॉल्व फर्दर, नो नीड टू सॉल्व, बस ये आगे, और आंसर अगर ये सवाल आगे तो इसी टर्म में होगा, कॉस थीटा माइनस 19 बटा रूट 38 गुना रूट 14 ये आएगा। तो बहुत अजीब है, हाँ अजीब है, सवाल भी तो अनवन कुछ भी ले लिया, ये पूछेगा नहीं। हाँ ऐसा एक्सप्रेशन बन सकता है थोड़ा सिंपल सा, जैसे 2 बटा रूट 13 ऐसा कुछ एंगल बन सकता है, तो घबराना नहीं, इसको कोई सॉल्व कर नहीं सकता, मैं तू तो छोड़ कोई नहीं कर सकता, इसको ऐसे ही छोड़ देना है बस। बोले यथा अस्थि प्रारंभ खत्म स्वाहा स्वाहा खत्म स्वाहा, लाइफ से आगे नहीं जाएगा पर खत्म स्वाहा खत्म। समझ गया ये चीज, समझ गया ये चीज, ये तो आगे लो मास्टर। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन समझ गया, टू फाइंड टू चेक परपेंडिकुलर वेक्टर, टू चेक परपेंडिकुलर वेक्टर। सर जैसे मान लो कि ए और बी दो वेक्टर गिवन है, तो हमें चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं, तो कैसे चेक कर सकते हैं, अगर दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस 90 और वो दोनों परपेंडिकुलर है, मान लो दो वेक्टर है दोनों परपेंडिकुलर है, पता है मुझे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले में क्या ए बी कॉस 90 आएगा, हाँ, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो अगर दो वेक्टर का एंगल बीच में 90 डिग्री हो, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब इसको रिवर्स में सोचो कि मान लो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने लिया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, उसका जीता जाता एग्जांपल ये रहा, देखो दो वेक्टर गिवन था, हाँ सर, दोनों वेक्टर का तूने डॉट प्रोडक्ट लिया, देखो ए डॉट बी क्या आ गया 0 आ गया, मतलब ये हो कि दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, और ये तो परपेंडिकुलर प्रूफ भी किया, एंगल भी दोनों का देखो 90 डिग्री है। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब वो दोनों क्या है ऑर्थोगोनल वेक्टर है, क्या है ऑर्थोगोनल वेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो मतलब एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। अच्छा तुमसे ऐसा भी सवाल पूछेगा, सर क्या ऐसा सवाल एक पूछेगा, देख दो वेक्टर दे दिया और तुमसे क्या पूछेगा, रुक जा, ये सवाल देख, ये सवाल देख, ये देख, तुम्हें बोला कि एक ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस अल्फा के कैप, एंड बी वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, देन फाइंड अल्फा इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो अल्फा बताओ अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो हमें क्या करना है कि हमें ए वेक्टर दिया है, क्या दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस अल्फा के कैप, एंड बी वेक्टर दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और हमें परपेंडिकुलर चेक करना है कि दिया हुआ है, हमें यहां पे चेक करना है एंगल निकालना है कि गिवन है एंगल, हमें यहां पे एंगल निकालना है या दिया हुआ है या गिवन है, क्या है सर एंगल यहां पे आपको दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है परपेंडिकुलर है मतलब एंगल दिया हुआ है, अगर एंगल दिया हुआ है तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूं, अच्छा कर दो सर जी डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, अगर एंगल दिया हुआ है परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, तो लो इधर से 2i कैप इंटू i कैप मतलब 2 2 गुना 1 2, ये 3 है और माइनस 2 है तो 3 दुना माइनस 6 और ये होगा 4 अल्फा, और डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर का 0 होता है। अब यहां से 2 माइनस 6 क्या होगा माइनस 4 प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0, माइनस 4 को उधर भेज दो, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कट गया, अल्फा इज इक्वल टू 1, खत्म, अल्फा इज इक्वल टू 1, बताओ ये गिवन था ना, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो आपने कितने एप्लीकेशन सीखे सर, हमने 2 एप्लीकेशन सीखे। पहला एप्लीकेशन कौन सा सीखा कि सर हमें चेक करना था कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखेंगे, अगर डॉट पर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, नहीं आ रहा तो 0 नहीं है। अब इस पर एक ने नीट में बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, बहुत सुंदर, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा एप्लीकेशन से सॉल्व होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे एप्लीकेशन से सॉल्व होता है, देखना चाहोगे मजा आ जाएगा। ये नीट का पीवाईक्यू 2005 में और 14 में 2 बार पूछा, 2 बार पूछा। क्या है, एक वेक्टर देखिए ए है आपका, देखिए ए है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, आर अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर।
तो बोला है कि एक वेक्टर है ए, मैं नीचे लिख देता हूं, देखना, एक वेक्टर है ए जो कि है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये एक वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है बी, वो है cos ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप। देखो ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, और दोनों फंक्शन ऑफ टाइम है। बोला कि किस टाइम पे दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मुझे बोला है कि बताओ किस समय पर परपेंडिकुलर होगा, जिस समय पर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ऑर्थोगोनल मतलब क्या, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम जीरो कर देंगे, ए डॉट बी का प्रोडक्ट लेके हम जीरो कर देंगे। पहले प्रोडक्ट लेते हैं, तो देखो बेटा ये आई डॉट आई दोनों का प्रोडक्ट होगा आई वन, ये देखो ये है तेरा cos ओमेगा टी इंटू ये आएगा cos ओमेगा टी बाई टू, समझ गए क्या? हाँ सर, ये प्लस आई का जे के साथ जीरो, जे का आई के साथ जीरो, जे डॉट जे वन, ये आएगा तेरा साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट को जीरो रखना है। अब एक फॉर्मूला देखना, हम जानते हैं कि cos a माइनस बी होता है cos a इंटू cos b, याद करो, प्लस साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला देखा है कहीं, ये फॉर्मूला देखा है कहीं? देखो बेटा cos के पास दो अंगर एंगल हो माइनस में a और b अलग अलग एंगल, तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। क्या वही फॉर्मेट यहां पे बन रहा है सर? कैसे? देखो ये तुम्हारा हो गया a वेक्टर और ये हो गया तुम्हारा b वेक्टर, सोचो। हाँ सर जी तो सही है, ए ओमेगा टी बी है ओमेगा टी बाई टू, तो देखो cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी बाई टू, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू, क्या ये आ जाएगा? cos के पास दोनों एंगल, साइन के पास दोनों एंगल, तो cos ओमेगा टी प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी बाई टू, एक में से आधा घटेगा आधा बचेगा इज इक्वल टू जीरो। cos समथिंग जीरो कब होता है? जब ये तुम्हारा एंगल पाई बाई टू, cos पाई बाई टू जीरो होता है। देखो cos पाई बाई टू जीरो होता है, तो ये पूरा पाई बाई टू के बराबर होगा, मतलब ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू, टू से टू कट के ओमेगा को नीचे ले जाओ, टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा इज आंसर। कैसा लगा सवाल? तो यहां भी ये ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा फ्लेवर यूज हो रहा था, इसलिए ये मजेदार हो गया। क्या यूज हो रहा था? ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा फ्लेवर यूज हो रहा था। देखो क्या यूज हो रहा था? ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा फ्लेवर यूज हो रहा था, इसलिए इस सवाल को इसने मजेदार बनाया। कितना बढ़िया सवाल है। देखो ट्रिगोनोमेट्री यूज हुआ, फिर यहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज हुआ, समझ आया? इसमें आपको जो चीज रिपीट कराना है बताइए, मैं कर दूंगा ना। बताइए क्या रिपीट कराना है, बोलिए। सर ओमेगा टी काट नहीं सकते, कौन से ओमेगा टी से? ओमेगा टी से ओमेगा टी काट नहीं सकते, मतलब कौन से ओमेगा टी? डिवाइड कहां कर रहे हो? और अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये प्लस ये है, ये प्लस ये, तो इससे ये थोड़ी ना कटेगा। तुम तो गजब चोमू है यार। ए प्लस मान लो कहीं बी वेक्टर है और कहीं लिखा है ए प्लस सी वेक्टर, तो तुम ए से काट दोगे और बोलोगे बी बटा सी ही। कैसे ओमेगा टी से ओमेगा टी काटोगे? ए बी को प्लस यू क्या मल्टीप्लाई होते हैं ना, मल्टीप्लाई तो किया है। ए और बी वेक्टर हमें पता है। कैसे कैसे डाउट पूछते हैं यार लोग यहाँ पर, कैसे कैसे डाउट पूछते हैं। इन दोनों को प्लस क्यों कर दिया? ये भी तो मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, cos a माइनस बी है, cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन बी, मल्टीप्लाई हुआ है। ये मल्टीप्लाई हुआ है। फॉर्मूला तो इसलिए लिख दिया मैंने, मुझे पता है कि तुम चोमू हो, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। लामी थ्योरम लामी थ्योरम मैं नहीं जा रहा, वेक्टर आज खत्म भी नहीं हो रहा, लामी थ्योरम मैं पढ़ा दूंगा। लास्ट स्टेप रिपीट, साइंस को अलग कर लेंगे, हाफ को कॉमन कर लेंगे। रहने दे बेटा, रहने दे प्लीज, रहने दे, छोड़ दे, तेरे बस का नहीं, रहने दे। सिंपल सी बात है कि ए डॉट बी किया तो ये वेक्टर है, बी वेक्टर आई डॉट आई वन होगा, तो इसका इससे प्रोडक्ट किया, cos ओमेगा टी बाई टू, आई जे जीरो हो जाएगा, जे आई जीरो हो जाएगा, साइन ओमेगा टी बाई टू, सिंपल है ये। अब यहाँ पे ये आ गया cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, ओमेगा टी से ओमेगा टी बाई टू घटाएंगे, ओमेगा टी बाई टू बचेगा। अब ये cos समथिंग अगर जीरो हो, cos समथिंग अगर जीरो हो, तो ये जो एंगल है समथिंग वो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब पाई बाई टू होना चाहिए। तो ओमेगा टी बाई टू को पाई बाई टू रखेंगे, टू से टू कट गया, ओमेगा नीचे आ गया, टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। क्या यार बुर्बक, इधर देख थर्ड एप्लीकेशन, जल्दी देख थर्ड एप्लीकेशन, टू चेक यूनिट वेक्टर, टू चेक यूनिट वेक्टर। वैसे यूनिट वेक्टर चेक करने का दूसरा मेथड तुमको आता है, यूनिट वेक्टर चेक करने का दूसरा मेथड तुमको बहुत अच्छे से आता है। क्या सर जी? उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, अगर वन है तो यूनिट वेक्टर है, नहीं तो नहीं है। ऐसे भी यूनिट वेक्टर चेक कर सकते हैं कि इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए इज अ यूनिट वेक्टर, मैंने बोला कि ए यूनिट वेक्टर है, तो अगर मैं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ ले लूं, उसी वेक्टर के साथ, मतलब सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया तो दोनों तो पैरेलल होगा। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा? सर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए इंटू दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी इसका मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच में एंगल cos थीटा। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? cos 0, cos 0 क्या होता है? 1, तो क्या 1 आ जाएगा। हाँ, तो अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ ले लो, वो 1 आ जाएगा। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ ले लो, 1 आ जाएगा। अगर 1 नहीं आ रहा तो यूनिट वेक्टर नहीं है। और असल में देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड निकालने जैसा ही है,
क्योंकि एक वेक्टर को उसी वेक्टर से प्रोडक्ट कर लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड ही तो दे देता है, उसका मैग्नीट्यूड ही तो दे देता है। तो सुनो ध्यान से, मेरी बात समझना कि अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर दो, अगर वो 1 आ रहा है तो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन देखिए, फोर्थ एप्लीकेशन देखिए, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। एक वेक्टर का कंपोनेंट अगर दूसरे वेक्टर के लॉन्ग निकालना हो तो पूरा का पूरा एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के लॉन्ग निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। बताओ क्यों, बताओ क्यों? बस 1 मिनट लूंगा, बस यहां से 1 मिनट। मैं 48 हो रहा है ना, 49 पे छोड़ दूंगा, 49 पे छोड़ दूंगा। बता, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट मुझे दूसरे वेक्टर के लॉन्ग लेना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। बताओ क्यों? तो यहां डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है तुमने, क्या लिखा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो क्या एक वेक्टर है बी जिसका कंपोनेंट बी के लॉन्ग निकालना हो तो ये पूरा का पूरा यही तो निकालना है मुझे। तो ये बराबर क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेटा ए कर दे। यहां देख, ये डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में इनबिल्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन में इनबिल्ट है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इंटू बी वेक्टर होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड बी। ये तो लिखते हो तुम। हाँ, तो ये तुमको अगर निकालना है तो इस बी को उठा के डिवाइड कर दो इधर। ये क्या आ गया सर? ए डॉट बी में बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। हाँ, तो बचेगा क्या? ए डॉट बी में बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड तो बचेगा क्या सर? ए बचेगा। फिर ए डॉट बी में बी से डिवाइड किया तो क्या बचेगा? ए बचेगा। लेकिन ए कोई भी बचेगा कि ए का वो कंपोनेंट बचा जो बी के लॉन्ग है। सर ए का वो कंपोनेंट बचा बी के लॉन्ग है। अब इसको फिर यहां देख, खून में उतार दूंगा। अभी देखना एक चीज, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूं? ए बी कॉस थीटा। अरे ए डॉट बी को लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा। हाँ, उसको बी से डिवाइड कर दिया। देखना, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? बी कॉस थीटा, उसको बी से डिवाइड किया, बी से बी कट गया, क्या बचा? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा को क्या बोलोगे सर? ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग, ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग। देखो थोड़ा सा यहां पे फोकस करो। हाँ, उस कंपोनेंट को ही कहते हैं प्रोजेक्शन, उसी को कहते हैं प्रोजेक्शन, इसी को कहते हैं टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अदर। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट, और एक वेक्टर का दूसरे की तरफ ले रहा हो, दोनों के बीच में एंगल थीटा, मतलब ए कॉस थीटा। सुनो बेटा, अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। ए डॉट बी है तेरा ए बी कॉस थीटा है। हाँ, मैं तुमसे बोल रहा हूं बी का कंपोनेंट निकालो, तो बी का कंपोनेंट मतलब बी कॉस थीटा निकालो। अब बताओ यहां पे बी कॉस थीटा क्या होगा सर? बी कॉस थीटा। सर बी कॉस थीटा होगा, एक उधर भेज दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए डॉट बी में इसे डिवाइड कर दिया तो बी का कंपोनेंट ए की तरफ बचेगा, बी कॉस थीटा। ये क्या है सर? कंपोनेंट ऑफ बी किधर? अलोंग ए, क्योंकि कॉस कंपोनेंट ले ए की तरफ। खत्म। सोच, थोड़ा सा फोकस से सोच। इसमें सवाल मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, और कुछ होमवर्क होगा वो कर लेना, है ना? और महामंथन सीट आएगा वो कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। निकल लो पतली गली से।